लेक्चर हुआ है, अब तो सबका हो गया ना, टास्क ज्यादा नहीं था कुछ, तो अब तो हो गया होगा सबका। अब तो कोई भी ऐसा नहीं बचा ना जिसका कोई लेक्चर रह गया है। ठीक है भाई, तुम्हारा तो बता ही रीजन। और कोई? मेरे भी काम तुम्हारा बचा है, क्यों भाई? आपका क्यों बचा हुआ है? ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद फिर आगे का शुरू करेंगे आज। और वैसे मैंने कहा था कि पहले थोड़ा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे फिर उस करेंगे, लेकिन चूंकि लॉजिक पे लोग दिक्कत आएगी, तो पहले स्टार्ट उसी कर देंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे आएंगे, ताकि समझ में सबको आ जाए, समझने में दिक्कत ना रहे कोई चीज में। ठीक है, तो पहले विवेक दास और नमन, विवेक दास और नमन, आप लोग एक दूसरे से एक एक क्वेश्चन पूछिए, विवेक दास और नमन, और जितना कठिन क्वेश्चन बन सके उतना कठिन पूछिए। विवेक दास और नमन, हाँ हेलो सर। पूछिए, नमन से क्वेश्चन पूछिए, जितना कठिन बना सकते उतना कठिन बनाइएगा, पूछिए। कठिन। आ, हम्म, पूछिए। व्हाट इज लूप इन पाइथन? नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया, मैं कठिन बोला, डेफिनेशन नहीं, कुछ कठिन पूछिए ना। आपको ट्राई करना है कि नमन आंसर ना कर पाए, और नमन को ट्राई करना है कि आप आंसर ना कर पाए, इतना कठिन पूछना है। टाइप कास्टिंग मतलब कितना होता है, मतलब टाइप कास्टिंग क्या है वो? ठीक है, नमन बताइए। हेलो हाँ बताइए, जो सर, पूछा है वे। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सो टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। उनका क्वेश्चन था कितना होता है, कितने टाइप का। आ, नो नो आइडिया सर। सेशन नहीं पूरा किए थे आप, लेक्चर? ये सर हाँ किया था। फिर क्यों नहीं आए थे? चलिए ठीक है, अब आप पूछिए, आप पूछिए विवेक से क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछिए आप एक विवेक से, सोच के जल्दी से। ये सर लिस्ट और टपल्स का डिफरेंस क्या होता है? विवेक आंसर कीजिए आप। लिस्ट और टपल। लिस्ट क्या होता है कि मतलब एक ही होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, एक मतलब एक नंबर होता है उसमें। एक क्या मतलब बहुत सारे रह सकते हैं, मतलब टपल में क्या होता है कि ब्रैकेट या क्या देता है, आ, क्या चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। यार ऐसे करेंगे तो दिक्कत वाली बात है ना, अब ये भी याद नहीं आपको कि ब्रैकेट कौन सा होता है, कैसे होता है, टाइप कास्टिंग कितनी होती है, तो एकदम बेसिक चीज थी। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, टपल में जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है वो होता है। दूसरा मेन जो आपको डिफरेंस बताना चाहिए था वो ये था कि लिस्ट आप चेंज कर सकते हैं, और टपल इम्यूटेबल है, आपको बताया गया था, लिखवाया भी गया था ये चीज, कि टपल इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद। वो भी आप भूल गए। नोट्स सब लोग बना रहे हैं ना, या ऐसा भी कोई है जो नोट्स नहीं बना रहा है? सर ये याद था कि मतलब टपल को चेंज नहीं कर सकते, ये भूल गया था कि वो ब्रैकेट कौन सा है तो। नहीं तो अगर आपको ये आता तो मेन डिफरेंस यही हो गया ना, पहले ये बोलना चाहिए। नोट सब लोग बना रहे हैं ना, चैट में बताइए, ऐसा भी है कोई जो नोट नहीं बना रहा है, चाहे लैपटॉप में या फिर पेपर पेन से, कैसे भी नोट तो सबका बन रहा है ना। 3 लोग का आंसर है, बाकी लोग? चलिए, तो कम से कम अगर आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देख सकते तो कम से कम नोट्स ही देख लिया कीजिए। अगर आप लोग नोट्स कम से कम क्लास से पहले देख लेंगे एक बार, तो आपका पूरा एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा ना।
बस लास्ट का बाकी है। चलिए एक आध सेशन का बाकी है, ठीक है, लेकिन ये तो मैं एकदम स्टार्टिंग का पूछ रहा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत पहले का है, सेकंड थर्ड सेशन का है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज शुरू करेंगे हम लोग एरर हैंडलिंग और डिबगिंग का, खास करके एरर हैंडलिंग, एक्चुअली डिबगिंग बाद में होगा। तो टॉपिक डाल दीजिए एरर हैंडलिंग। आपका लास्ट टाइम हुआ था कुछ, मैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताया था मैंने, जैसे मैप और जिप। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एरर हैंडलिंग से। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा शो हो रहा है या नहीं। हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है ना? बढ़िया, तो कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग। तो तीन तरीके के बेसिक एरर हैंडलिंग होते हैं। सबसे पहला होता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर मतलब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पाइथन खोल के। जैसे मैंने यहाँ पर पाइथन खोल लिया, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक फॉर लूप देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0,5 मान लीजिए। एंटर मारता हूँ, एक टाइम स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी कोड लिख देता हूँ, जैसे प्रिंट हेलो। जैसे मैंने ये कोड लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ी क्या की है, मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया है। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ, F5 से रन करता हूँ, ठीक है, उसको मैं टेम्पररी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। इसको मैं main.py नेम से सेव कर देता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड कोलन। इसका मतलब ये है कि आपने पाइथन का जो सिंटैक्स होता है, जो लिखने का तरीका होता है, जैसे फॉर लूप का जो सिंटैक्स था कि आपको यहाँ कोलन लगाना होता है और फिर एंटर करना होता है और इंडेंटेशन के अंदर अपना कोड लिखना होता है। तो अगर आप सिंटैक्स में ही कोई गड़बड़ी कर देंगे तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, जब ये आप रन कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा ये चीज। ठीक है, तो अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है आपका, एग्जीक्यूट होने से पहले ही यहाँ पर सिंटैक्स का एरर आ गया है। इवन सही कर दिया, फिर रन हो गया। उसको मैं घबरा दे रहा हूँ वापस से। ये देखिए एक चीज गायब हो गई, रन करते हैं, देखिए एरर आ गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कर सकता हूँ मैं, मान लीजिए ये हटा देता हूँ, कोलन रहने देता हूँ, तो भी सिंटैक्स गड़बड़ है, सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स एरर। तो पहला एरर नोट कर लीजिए, सिंटैक्स एरर, और डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि एरर इन सिंटैक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। एरर नोट कर लीजिए, सिंटैक्स एरर। पहला हो गया सिंटैक्स एरर। सेकंड जो एरर हो गया वो हमारा है रन टाइम एरर। ठीक, रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर मतलब क्या? रन टाइम एरर मतलब कि मैं इसको ओपन करता हूँ पहले कोड को। हाँ, रन टाइम एरर मतलब कि मान लीजिए आपका यहाँ पर जो भी है ये चीज सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, और मान लीजिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ मैं 2/0। ठीक है, उसको रन करता हूँ मैं। ये देखिए ये एरर कैसे आया, ये एरर टर्मिनल में आया। ठीक है, जो पहला एरर आया था वो टर्मिनल में आया था, क्योंकि वो प्रोग्राम रन होने से पहले ही सिंटैक्स में ही गड़बड़ी पाई गई थी। यहाँ पर सिंटैक्स लेकिन सही है, पर यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि जब प्रोग्राम चलेगा, लूप चालू हुआ, ठीक है, पहली बार लूप के अंदर आया, इसने कहा प्रिंट करना है 2/0, लेकिन जीरो से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा एरर, रन टाइम एरर। मतलब जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो रन होते वक्त एरर आया। अब ये एरर की खासियत ये है कि मान लीजिए एरर से पहले कुछ और है, एरर से पहले ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कि हेलो पे नहीं आया था, ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम आपका, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जब इस लाइन में आया तो स्पेशली इस लाइन में एरर हुआ है, तो वहां पे एरर आया, आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं रन टाइम एरर। मतलब रन करते वक्त, ठीक है, एरर कोई आ जाए, मतलब एरर वाइल, ठीक है, लाइव प्रोग्राम पर रन हो रहा है, उसके बीच में कहीं पे कोई गड़बड़ी आपने कर दी है, तो यहाँ पर ये वाला एरर आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर। ये दोनों एरर समझ में आ गया? ये दोनों एरर का डिफरेंस समझ में आया? ये बढ़िया। दो एरर हो गया। थर्ड और लास्ट एरर, ये कौन बताएगा, गेस कीजिए क्या हो सकता है? थर्ड एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर के अलावा और कौन सा एरर हो सकता है? सोचिए, इसमें भी लॉजिक लगाना है, और कौन सा एरर हो सकता है? नहीं, कंपाइल टाइम एरर इसमें कैसे हो सकता है, ये कंपाइल होता ही नहीं है। नहीं, इंडेंटेशन तो सिंटैक्स एरर में आ गया। देखिए ये मत समझिएगा, एक मिनट, अगर मैं जैसे यहाँ पर दिखाया
कि जीरो डिवीजन एरर, तो ये नहीं कहेंगे कि ये चौथे तरह का एरर हो गया। बेसिक एरर की 3 कैटेगरीज हैं और ये सारे एरर उन्हीं के अंदर फॉल करते हैं। जैसे सिंटैक्स एरर के अंदर इंडेंटेशन से लेके ब्रैकेट लगाने से लेके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। रन टाइम के अंदर ये सारा आ जाएगा, जीरो डिवीजन, या मान लीजिए आप इंटीजर से स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं तो वो सारा एरर आपका रन टाइम के अंदर आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीन ही कैटेगरी है ही मेन, उसी के अंदर सारे एरर फॉल करते हैं। तो तीसरी है लॉजिकल एरर, ठीक है। ये लॉजिकल एरर मतलब कहने का ये होता है कि ये कोई प्रोग्रामेटिक एरर नहीं है, ये आपके लॉजिक में ही एरर है। कहने का मतलब क्या, दिखा रहा हूँ। जैसे ये प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, और मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मेरी गलती यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ये 5 टाइम चलेगा, ठीक है, 0 से 4 तक जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट किया, पढ़ा देता हूँ मैं। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे ये करना है, मुझे 2 प्लस आई करना था, ठीक है, ताकि मुझे आउटपुट क्या मिलता, मुझे आउटपुट मिलता है ये 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मैंने गलती से आई की जगह गलती से 1 लिख दिया, ठीक। तो अब मुझे एरर क्या मिल रहा है, सॉरी आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे आउटपुट मिल रहा है 3 3 3 3। तो न यहाँ कोई एरर है न यहाँ कोई एरर है, पर गलती ये हो गई कि मैं चाह ये रहा था पर मिला ये। और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने गलती से यहाँ आई की जगह 1 लिख दिया। तो ऐसा कोई एरर जो आपके लॉजिक में ही एरर है, मतलब प्रोग्राम जब करने का ट्राई करते हैं आपका लॉजिक नहीं बनता, आपका गलत गलत आउटपुट आने लगता है, चाहते वो नहीं आता, उसको लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब तक आपका प्रोग्राम पूरा फाइनलाइज नहीं हो जाता एकदम, कि आप जब रन कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, तब तक वो लॉजिकल एरर है, क्या मतलब लॉजिक अभी सही नहीं है आपका, लॉजिक गड़बड़ है, उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। मतलब जो आउटपुट आप चाह रहे थे वो नहीं आया, कैसे भी करके उसका रिजल्ट भी हो सकता है, आउटपुट आपका अनएक्सपेक्टेड आया गया है, उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। तो ये कोई तरीके का एरर नहीं है वैसा, लेकिन ये आपके लॉजिक में गड़बड़ी कोई एरर कहते हैं। तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया लॉजिकल एरर, ठीक है। ठीक देते हैं यहाँ पे लॉजिकल एरर। मैं दे रहा हूँ कैट में, नोट कर लीजिए तीनों को। यही पेस्ट करिए ना, छोड़िए, नोट कर लीजिए यहीं से, फटाफट नोट करके चैट में डन लिख दीजिएगा। ये बढ़िया। तो अब मैं एक लोग का नाम बोलूंगा किसी का भी, और उसको जो पूछूंगा वो जवाब देना है, ठीक है। आशीष पाटिल। आशीष पाटिल। आशीष। हाँ, अगर मैं पाइथन में ये ट्राई करता हूँ कि एक स्ट्रिंग को लाइब्रेरी में, चलिए ठीक है, बोलिए, मैं चैट में लिख दीजिए। अगर मैं एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से ऐड करता हूँ तो वो कौन सा एरर आएगा, मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा इन तीनों में से। मैं एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से ऐड कर रहा हूँ प्लस साइन लगा के, लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर का तो हमने दिखाया कि लॉजिकल एरर तो बस आउटपुट अलग आएगा, तो कोई स्क्रीन पे एरर तो दिखना चाहिए, है ना। लॉजिकल एरर स्क्रीन पे दिखता नहीं है, एरर एरर तो बस आउटपुट बदल जाता है, यही ना। तो आपके हिसाब से अगर ये लॉजिकल एरर में आ रहा है, जब मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं दिखना चाहिए, बस आउटपुट अजीब सा होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए लेकिन, है ना आशीष। कैसे लॉजिकल हो गया है ये। हाँ, रन टाइम, सही बात है। रन टाइम ही एरर होगा ना, जो मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर ऐसा कोई गड़बड़ काम करते हैं जो नहीं पॉसिबल है, वहां पर रन टाइम आएगा। लॉजिकल सिर्फ वहां पे आएगा जो आपकी लॉजिक में ही गड़बड़ी है। लॉजिकल एरर एक्चुअल में कोई एरर नहीं हुआ। मान लीजिए एक प्रोग्राम मैंने बनाया जो कि 333 प्रिंट कर रहा था लगातार, और दूसरे आदमी को वही चाहिए था, तो उसके लिए तो प्रोग्राम सही हुआ। लॉजिकल एरर मतलब जो आप चाह रहे हैं वो प्रोग्राम नहीं बना है अभी, अभी आपका एरर कुछ और आ रहा है, आपका आउटपुट कुछ और आ रहा है, वो हो गया आपका लॉजिकल एरर, ठीक है। कोई एरर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर आप इंटीजर जोड़ेंगे तो वो एरर नहीं होगा, ठीक है। और पार्थ। 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 हाँ हाँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं इंडेंटेशन लगाना, स्क्रीन दिख रहा है ना यहाँ पर,
ये इंडेंटेशन भूल जाता हूँ, ये कौन सा एरर है? ये लॉजिकल। ये लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स आ गया। देखिए, जब यहाँ पर मैं इंडेंटेशन लाना भूल गया, पाइथन को ये नहीं पता कि ये लाइन अब फॉर लूप के अंदर है। तो ये लाइन तो अपनी जगह सही है, गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी ये है कि आपने फॉर लूप को खाली छोड़ दिया। अब फॉर लूप यहाँ पर खाली है, फॉर लूप में कुछ है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सिंटैक्स एरर हुआ है, लॉजिकल कैसे हुआ? क्यों सब लोग लॉजिकल ही पकड़ के बैठे हैं? लॉजिकल एरर नहीं होगा। लेकिन ध्यान से समझिए, ये तो पुरानी चीज भी नहीं है ना, ये तो तुरंत आया हूँ अभी भी, इसमें गड़बड़ी हो रहा है फिर। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से। राम, 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 ये बताइए, ये कौन सा एरर है? इसको रन करूंगा तो कौन सा एरर आएगा? इसको रन करने पे कौन सा एरर आएगा? मतलब कौन सी कैटेगरी का एरर आएगा? लॉजिकल, रन टाइम, सिंटैक्स, कौन सी कैटेगरी का एरर आएगा इसको रन करने पे? फटाक से आंसर कीजिए, एकदम रन करके देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बताना है डायरेक्ट। चैट में से बताइए, अपने जैसे लिखा है तो बताइए, कुछ तो मतलब सुन रहे हैं ना। सिंटैक्स एरर लग रहा है। अच्छा, क्या सिंटैक्स एरर है, तो सही कैसे करेंगे? ये सही कैसे करेंगे इसको? अनम्यूट करके बोलिए, सही कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स करिए, अनम्यूट करके बताइए कैसे सही होगा ये। तो ये सिंटैक्स एरर है तो सही कैसे होगा ये? अच्छा, तो मतलब हाँ, अब ये सही है ना? अब सही है? अब कोड सही है पूरा? एरर हट गया? अरे ये सेम तो लिखिए, सही है। स्लैश अपने कहा तो मैंने हटा दिया, डिवाइड कर, सही। अब सही हो गया? तो एक्चुअली क्या किया, आपने ये किया कि एरर सिंटैक्स का था ही नहीं, एरर था आपका यहाँ पर रन टाइम। आपने स्लैश हटा के उसको सिंटैक्स एरर बना दिया, जबरी बना दिया। यहाँ पर जब डिवाइड लगा हुआ था, यहाँ पर एरर आता है जीरो डिवीजन एरर, जिसको रन टाइम एरर कहते हैं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर स्लैश हटा दिया। अभी तो ये क्या चीज़ है ये? सिंटैक्स एरर हो गया। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा एरर है, आपने बोला सिंटैक्स एरर, और आपने चेंजेस ऐसे करवाए कि उसको आपने जबरी सिंटैक्स एरर बना दिया। तो था ही नहीं सिंटैक्स एरर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एरर भी क्या नहीं समझ आ रहा है, ये तो कोडिंग वाला चीज भी नहीं है। कैटेगरी क्यों नहीं समझ में आ रही है किसी को? दोबारा समझाऊं तीनों एरर एक बार, बताइए चैट में। सब लोग बताइए, दोबारा समझाऊं तीनों एरर स्टार्टिंग से? ये तो बहुत गड़बड़ चीज है, ये तो लॉजिक भी नहीं है इसमें कुछ भी। चैट में बताइए क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दोबारा समझाने की जरूरत है? चलिए ठीक है, देखिए, तीन तरीके के एरर हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। मान लीजिए आप मैथ लिख रहे हैं कॉपी पेन से, समझ लीजिए आप कॉपी पेन से मैथ लिख रहे हैं। कॉपी पेन आप लिखते हैं, मान लीजिए 2/3 लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख दी, ये इस तरीके से, और किसी को कहूँ पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, तो क्या इसको कोई 2/3 पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि डिवाइड इस तरीके से लिखा नहीं जाता। तो जो चीज जिस तरीके से लिखी नहीं जाती कन्वेंशन के हिसाब से,
वो अगर आप उस तरीके से लिख देंगे तो वो आपका हो गया सिंटैक्स एरर। ठीक है, मतलब डिवाइड इस तरीके से लिखा जाता है, तो डिवाइड इसी तरीके से लिखो भाई, इस तरीके से मत लिख दो। अगर आप कॉपी कलम में इस तरीके से लिख देंगे तो कोई इसको 2/3 नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे तो ही पड़ेगा। इस तरीके के एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। आप कोई चीज कॉलन लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, बंद करना भूल गए, आप डबल कोट्स लगाना भूल गए, तो वो सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक है, रन टाइम एरर मतलब क्या, आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक ऐसी जगह पे आ गए जहां आपका आंसर इस तरीके का आ रहा है, और मैथ्स के हिसाब से आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये इस तरीके की गड़बड़ी। या फिर आप पाइथन में एक स्ट्रिंग को एक नंबर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत चीजें नहीं हो सकता। और ये लिखा गलत नहीं है, प्लस भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका गलत नहीं है, दो चीजों को ऐसे ही जोड़ा जाता है, और ये सब चीजें आप जोड़ नहीं सकती। तो ये सब चीजें आपके रन टाइम एरर में आएंगी। और लॉजिकल एरर मतलब ये चाहिए था कुछ, मैंने कर दिया कुछ गलती से, मैंने मेरा लॉजिक गलत है बस, मेरे प्रोग्राम का लॉजिक गलत है, वो हो गया लॉजिकल एरर। ठीक है, यही डिफरेंस था तीनों एरर में। अब क्लियर हो गया सबको? चैट में बताइए। लगता नहीं था, मैं पूछूंगा कुछ दोबारा, तो सोचने दीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछा इसका पूछा। हाँ, वी मनासा। चैट में बताइए ये कौन सा एरर है इस वाले में, इस वाले में कौन सा एरर है? रन टाइम। और कुछ? एक से ज्यादा एरर है क्या इसमें, या एक ही है? एक ही एरर है या एक से ज्यादा है? और कोई नहीं बताएगा ना अभी? वी मनासा एक ही एरर है या एक से ज्यादा भी है? ठीक है, ठीक है। अब अभिषेक नागर, अभिषेक नागर, पहले ये बताइए कि जो वी मनासा ने आंसर किया, वो आंसर सही है या गलत, पहले वो बताइए, सही है कि गलत है? सही है। अब ये बताइए, अगर सही है तो इसमें से सिंटैक्स एरर कौन सा है और रन टाइम एरर कौन सा है? इस कोड में सिंटैक्स एरर कहाँ पे है, रन टाइम एरर कहाँ पे है? अनम्यूट करके परमिशन दे दे रहा हूँ ना, इतना टाइप टाइप करना बता जाएगा। हाँ, अनम्यूट से बोल दीजिए आप। इसमें सिंटैक्स एरर कहाँ पे है और रन टाइम एरर कहाँ पे है? इसी से हूँ, जी टाइप कर दीजिए। सिंटैक्स एरर कहाँ पे है और रन टाइम एरर कहाँ पे है? रन टाइम प्रिंट में है, प्रिंट में तो दोनों ही एरर है। गलती क्या है वो बताइए। क्या सिंटैक्स, क्या गड़बड़ किया मैंने? और फिर उसके बताइए रन टाइम में क्या गड़बड़ है? प्रिंट में दोनों ही एरर है। कौन सा, किस पॉइंट पे है वो बताइए, क्या चीज गलत लिखी है सिंटैक्स में? सिंटैक्स तो सामने लिखा होगा ना, तो गलत क्या लिखा है? जो 3 टाइम्स स्लैश लिखा है, ठीक वो गलत है। रन कर देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर, सही बात है, हटा देता हूँ उसको एक बार। अब बताइए, अब रन टाइम सिंटैक्स एरर तो सही हो गया। रन टाइम एरर बताइए, रन टाइम एरर क्या है यहाँ पर? रन टाइम क्या है इसमें, रन टाइम एरर? रन टाइम एरर क्या है इसमें? देखिए फटाफट टाइप कीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं लिख दीजिए, नहीं आता लेकिन जल्दी टाइप कीजिए। हाँ, जीरो डिवाइड नहीं होगा, उससे डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक।
चलिए सही है। तो मेरे ख्याल से अब तक ये तो क्लियर हो ही गया होगा एरर का, अब तो नहीं कंफ्यूजन होगी। कुछ भी हो गया सबका ना, नोट हो गया सबका एकदम बढ़िया और समझ में आ गया, हो गया तो बस डन लिख दीजिए, डन या जो भी, नोट और समझ में आना दोनों क्लियर एकदम तरीके से। क्या जा रहे हैं पढ़ने दो एरर हैंडलिंग, अभी तो पढ़े कि एरर होता कैसे है। चलिए हैंडल करने से पहले, सही है हो गया ठीक है। हैंडल करने से पहले अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोड लिखा था सीधे प्रिंट बाई 0, ठीक है, उसे डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर आया 0 डिवीजन एरर, ठीक। सबसे पहले दो बात कर लेते हैं एरर हैंडलिंग में, दो नहीं एक्चुअली तीन बात। देखिए सबसे पहली बात, सिंटैक्स एरर आप अपने कोड के थ्रू ही हैंडल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंटैक्स खुद ही गड़बड़ है, जब सिंटैक्स ही गड़बड़ रहेगा तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा। तो आपका प्रोग्राम उस एरर को एरर हैंडल करना मतलब कि अगर कोई एरर आता है तो उसको संभाल लेना, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम एरर फेस करता है, जैसे यहाँ पर ये रन करेंगे अगर ये एरर फेस करता है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है। भले ही आपने एरर के बाद यहाँ पर कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, खत्म प्रोग्राम आपका, एरर के बाद कुछ नहीं होता। तो अगर आपका सिंटैक्स ही एरर है, मान लीजिए मैं ये ब्रैकेट भूल गया हूँ, ठीक है, रन करता हूँ, तो आपका प्रोग्राम रनिंग टाइप से पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही गलत हो जाएगा। तो सिंटैक्स एरर हैंडल करने का तरीका यही है कि मैनुअली अपने कोड को सही कर लो, ठीक है, इस तरीके से सिंटैक्स एरर हैंडल हो जाएगा। लॉजिकल एरर हैंडल करने का तरीका क्या है? लॉजिकल एरर भी आपको अपने सही करना होगा ना, क्योंकि लॉजिक मतलब आपका दिमाग में से आपने जो कोडिंग लिखा है वो कोडिंग गलत लिखी गई है, आपका लॉजिक सही नहीं है कोडिंग का, तो उसको भी आप मैनुअली सही करेंगे। तो आपका जो सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर आपको मैनुअली ही सही करना पड़ता है। सिर्फ जो मेन टाइप का एरर रन टाइम एरर जो सबसे ज्यादा आता है, जब कोडिंग में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो सिंटैक्स की मिस्टेक नहीं होती, लॉजिक की नहीं होती, तो आपसे गड़बड़ी रहती है, ठीक है। जैसे आपने 2 को 0 डिवाइड कर दिया, या आपने आयु स्ट्रिंग को इंटीजर जोड़ दिया, इस तरीके के एरर को आप हैंडल कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो बल्कि कुछ और हो जाए, ठीक है। तो मैं कोड से कर देता हूँ। चलिए, तो रन टाइम एरर को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। इसको अगेन रन करता हूँ मैं। देखिए जब आप रन करते हैं तो अलग अलग तरीके पे अलग अलग यहाँ पर वो आता है एरर का टाइप। तो 0 से डिवाइड करने पे यहाँ पर आया 0 डिवीजन एरर, ठीक है। मान लीजिए इसके अलावा मैंने लिखा होता 2 प्लस h, ठीक है, यानी स्ट्रिंग पे इंटीजर जोड़ना। यहाँ पर एरर क्या आया, टाइप एरर, ठीक है। ये एरर का डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे डिवीजन बाय 0 या अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ये अलग चीज हो गई। एरर का टाइप ये होता है मेन 0 डिवीजन एरर, इसमें आया टाइप एरर, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक ऐसा वेरिएबल प्रिंट करता हूँ जो डिफाइंड डीलिंग है a, यहाँ पर क्या आता है, नेम एरर, ठीक है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा हूँ उसकी अलग अलग एरर का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, और इस टाइप के अकॉर्डिंग ही आप एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये एरर टाइप हो गया। अब अगर आपको कस्टम एरर रेज करना है पाइथन में, मतलब देखिए ये ऐसे आप किसी में पढ़ेंगे जहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आपने गड़बड़ी कर दिया और इसकी वजह से आपको प्रोग्राम रुकना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप कस्टम एरर रेज करेंगे, तो क्या ये डिबगिंग में भी हेल्प कर देता है आपको, ठीक है, आपको समझ में आएगा गड़बड़ी क्या हुई है। तो कस्टम एरर को रेज कैसे करते हैं, एक कीवर्ड होता है रेज, आप रेज कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस देंगे, और टाइप होते हैं उनमें से जिस भी टाइप का एरर आपको रेज करना है आप उस एरर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे जो वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, जब मैंने उसको प्रिंट करने की कोशिश की तो आपके सामने नेम एरर आया, मैं लिखूंगा रेज नेम एरर, ठीक है। जैसे मैंने पूरा लिखा देखिए इसका कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज कर देना है बस। अगर इसका प्रिंट करते हैं, रन करते ही आपका नेम एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जबरी एरर लाया है, ठीक है, इसको कहते हैं एरर को रेज करना, आपको अपने तरफ से एरर चाहिए तब, ठीक है। सो कट करता हूँ मैं। अब अगर आपको इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, आपको इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि जैसे दिया चलहट, ठीक है, तो रन करते हैं, ये देखिए नेम एरर चलहट, जो आप चाहें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इस तरीके से आप कस्टम एरर्स को रेज करते हैं, जिसको लिख लीजिए रेज कीवर्ड को। यहाँ पर आप कोई भी एरर लिख सकते हैं, मैंने नेम एरर लिखा, ठीक है। यहीं पे मैं चाहूँ तो अभी दिखाता हूँ आपको, मैं टाइप एरर दिखाता हूँ, तो देखिए टाइप एरर आ गया, ठीक है। जो एरर आप चाहें रेज कर सकते हैं। अगर मैं रैंडम चीज लिखूँ जैसे TYP एरर, ठीक है, ये क्या होगा, नेम एरर। अब यहाँ से ऐसे क्यों होगा, बताइए कौन बताएगा इसको। जब मैंने TYP एरर लिखा जो कि किसी टाइप का एरर नहीं होता, तो नेम एरर क्यों आ गया, ये कौन बताएगा, यार क्या गड़बड़ी हुई, ये कौन बताएगा। क्या ये लगता है चीज करता है, कौन बताएगा ये अपना बिल्कुल। नहीं सही है, फंक्शन समझ रहा है एक्चुअली, ये फंक्शन है नहीं, फंक्शन वेरिएबल जो भी कह दीजिए, सही है। हाँ,
तो जब आप कोई एरर नहीं डालेंगे तो ये भी एक एरर ही हो गया, ये आपका रन टाइम एरर हो गया, ठीक है, रन टाइम एरर मीडियम एरर कैटेगरी का हो गया, इसलिए आ रहा था ये चीज, ठीक है। जिस जिस टाइप के एरर होते हैं आप वो टाइप के एरर यहाँ पर लिख के एरर्स को रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दीजिए आप अपना रेज वाला कीवर्ड, एग्जांपल नोट कर लीजिए ये वाला। ये मैसेज ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे दे सकते हैं, आपके ऊपर है टोटल, लेकिन एरर इस तरीके से रेज होता है, ठीक है। चलिए हो गया होगा आपका। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए अब मैं लिखता हूँ, मान लीजिए फॉर आई इन ट्रेन, ठीक है। 0 से जाते हैं कहाँ तक, 10 तक, ठीक है, तो 9 तक जाएगा ये। इसके अंदर आता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है क्या चीज, बार बार आई बाई, मुझे आई करते हैं, ठीक है, आई बाई आई, इसको रन करता हूँ मैं, देखिए क्या हुआ। जीरो डिवीजन एरर क्यों आया, जीरो डिवीजन एरर इसलिए आया कि जब करते हैं, जब पहली बार आपका प्रोग्राम रन होगा यहाँ पर, हाँ, जब पहली बार आपका प्रोग्राम रन होगा तो आई में 0 वैल्यू होगी और 0/0 पहले ही रन में रह जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इसमें 0 हटा के बंद कर देता हूँ, कोई एरर नहीं है, सब सही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना है, मुझे इस एरर को हैंडल करना है, ठीक है। तो एरर हैंडल कैसे करूंगा, इस एरर को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स फाइनली ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे होता है, आपको लिखना होगा ट्राई, ठीक है, कोशिश करो कोलन, एंटर मारिए, उसके अंदर अपना कोड लिखिए जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये इसको ट्राई करेगा, अगर इसमें कोई एरर आता है आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक, एरर हैंडल्ड, देखिए रन करता हूँ इसको मैं, हाँ कोड चेंज करना भूल ही गया, तभी कह रहा हूँ मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 0 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, रन करता हूँ इसको, ये देखिए क्या हुआ, पहले बार मैसेज आ गया एरर हैंडल्ड, ठीक है, और इसके बाद सारा आउटपुट आ गया। तो क्या हुआ, पहली बार जब मैंने किया था तो मेरा प्रोग्राम रुक गया था, क्योंकि पहली लाइन में एरर आ गया था, मैंने क्या किया, मैंने उस एरर को हैंडल कर दिया, अपना प्रोग्राम रुकने नहीं दिया, और उसकी जगह मैसेज प्रिंट कर दिया एरर हैंडल्ड, और बाकी सारा कोड एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को लगा के अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्राई एक्सेप्ट को आप और लंबा खींच सकते हैं, और लंबा कैसे खींच सकते हैं, पहले तो ये समझ आया कि नहीं इतना, अब और लंबा बताऊँ कैसे खींच सकते हैं, ये समझ में आ गया ट्राई एक्सेप्ट। हाँ देखिए लंबा कैसे खींच सकते हैं, लंबा ऐसे खींच सकते हैं, जैसे इफ था ना, इफ था, आप इफ को अकेले भी यूज कर सकते हैं, आप इफ को एल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप इफ के बीच में एलिफ भी लगा सकते हैं कई को। उसी तरीके से इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है, ट्राई मैंने ये किया, अब मान लीजिए मुझे कुछ स्पेसिफिक एरर आने पर कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी है, मतलब ये तो ये है ना कि ट्राई करो, ये अगर नहीं होता है, एरर आता है इसमें, तो आगे बढ़ जाओ, ये वाला कर दो। लेकिन अगर एरर किस टाइप का है, अगर मुझे उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि एक्सेप्ट, मान लीजिए एक्सेप्ट टाइप एरर, मतलब अगर टाइप एरर आता है तब क्या करना है, अगर टाइप एरर आता है तो तुमको क्या करना है, तो प्रिंट कर दो कि ये तो टाइप एरर था भाई। अगर मान लो इस तरीके से आप कितना कर सकते हैं, मान लो टाइप एरर हमेशा मान लो नेम एरर था, ठीक है, अगर नेम एरर था तो प्रिंट कर दो आप नेम एरर, ठीक है। और इसके सॉरी इसके मेरी गलती है, हाँ प्रिंट कर दो आप नेम एरर। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आखिरी में एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट लिखा है, जो भी एरर है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है, उसको जो भी एरर है उसमें ये प्रिंट कर दो एरर हैंडेड, उसको रन कर देखते हैं। ठीक है, रन करता हूँ मैं इसको, क्योंकि एरर हैंडेड आया, क्यों, क्योंकि ये जीरो डिवीजन एरर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो फिर लास्ट में जो था एक्सेप्ट, उसमें कोई नहीं लिखा था, उसमें एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर इस एरर को मैं चेंज कर देता हूँ, एरर को मैं चेंज कर देता हूँ जे, जो वेरिएबल है ही नहीं, ये नेम एरर हो जाएगा, ठीक है, रन देता हूँ, देखिए नेम एरर, ठीक, अभी 10 बार नेम एरर आ गया, क्यों 10 बार नेम एरर इसलिए आ गया कि 10 टाइम्स ऑल टाइम्स मैं जे ही प्रिंट कर रहा हूँ, एक बार तो कर नहीं रहा हूँ, तो हर ही बार एरर रहेगा, कॉमन बात है, ठीक है। इसके बाद टाइप एरर, टाइप एरर था, मान लीजिए मैं जे प्लस एच जोड़ दूँ, जे प्लस नहीं आई प्लस एच जोड़ दूँ, अब देखिए टाइप एरर, ठीक है, क्योंकि 10 बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इंटीजर में स्ट्रिंग जोड़ने का। इस तरीके से आप कस्टम एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, एक साथ सारे एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें यहाँ पर पहले इतना नोट कर लीजिए, नहीं रुकिए और रहता हूँ उसके आगे, देखिए एक्सेप्ट के बाद आपका एक और होता है, ठीक है, ये
ये होता है एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एल्स ब्लॉक क्यों है, अगर ये एक्सेप्ट ब्लॉक बच्चे कुछ सारे एरर पॉइंट निकल ले रहा है तो एल्स ब्लॉक की क्या जरूरत है। इस एल्स ब्लॉक की ये जरूरत है कि अगर आपका ट्राई में एरर आता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या, अगर ट्राई में एरर आता ही नहीं है और ट्राई पूरा नसीबी से एग्जीक्यूट हो गया एकदम अच्छे से, ठीक है, तो एल्स के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। समझे, इस बार उल्टा है इसकी। आप ये समझ रहे होंगे कि यार जरूरत ही क्या है, इससे अच्छा एल्स बनाओ ही मत, सीधे टाइपिंग के अंदर लिख दो, ठीक है। तो इससे लिखा था कि थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाए अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ये चीज। अगर ट्राई एग्जीक्यूट हो गया पूरी तरीके से बिना किसी एरर के, तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले ट्राई में आएगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट में से तीनों में से कोई एक हो जाएगा, और अगर ट्राई कंप्लीट हो गया बिना एरर के, चुपचाप एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एल्स में लिख देता हूँ पास खाली, ठीक है, कुछ नहीं। और इसके बाद एक और ब्लॉक होता है, इसमें कहते हैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक इज नो मैटर व्हाट, एग्जीक्यूट होना ही होना है। मतलब चाहे एरर आया हो, चाहे ऊपर कोई सा भी एग्जीक्यूट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही। अगर आप कहेंगे तब इसकी क्या जरूरत है भाई, तो कोर्ट के बारे में जो सीधे सीधे होती है कि अभी आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सर मैं सब कुछ होने के बाद ये करना है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइनली चाहे यहाँ पर ऊपर दुनिया में कोई भी एरर आ जाए, चाहे मत आए, चाहे सब कुछ सही से चले, फाइनली के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा। मतलब स्टार्टिंग से क्या, पहले ट्राई एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट के हिसाब से जिसमें भी जिस कैटेगरी में फॉल करेगा वो वाला एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ट्राई सही से एग्जीक्यूट रहता है तो एक्सेप्ट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। और चाहे एरर आया हो चाहे ना आया हो, एट लास्ट फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये सब नोट कर लिया अच्छे से, एरो बना बना के मार्क कर करके सेलेक्ट करके कॉपी में बना दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से दीजिए। मैंने भी ऐसे लिखा है, ये बता दिया, ठीक है। फिर कर लीजिए, बता दीजिए, फिर डन। नोट करके चैट में बोल दीजिएगा जरूर से। थोड़ा फास्ट फास्ट नोट कीजिएगा सब लोग। हो गया नोट सबका, और बाकी लोग बाकी लोग फटाफट लीजिए नोट, तब आगे बढ़ूंगा ना, इसलिए चैट में लिख दीजिएगा जरूर सब नोट होने के बाद। तीन लोग काम हो गया। यार कितना स्लो से मत लिखिए ना, थोड़ा तेज लिखिए सब लोग। बाकी लोग कहाँ पे है, आपके टोटल 17 लोग हैं, 16 लोग होंगे इसका मतलब मुझे छोड़ के। फटाफट नोट कीजिए जल्दी जल्दी। मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ ना कि आप एक काम क्या कीजिए कि कॉपी में आप अपने नोट्स लिखा कीजिए। जो लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर में बनाते हैं, कुछ लोग पूरा कॉपी में बनाते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि अक्सर आप ऐसा क्या कीजिए कि कॉपी में नोट्स बना कीजिए और कॉपी में पेज नंबर लिखे रहिए, ठीक है। इससे ये होगा कि जब भी आपको बड़ा एग्जाम्पल आता है या बड़ा कोड आता है, मैं कॉपी करके दे दूंगा या फिर कंप्यूटर में टाइप कर लेंगे, वहां पर आप फाइल का नेम पेज नंबर से लिख दिया कीजिए, फाइल का पाइथन फाइल का नेम भी लिख दिया कीजिए पेज नंबर से, ताकि आप बाद में कॉपी से उसको रेफरेंस करके मैच कर सके। अब वो टाइम भी आपका वेस्ट होगा, ठीक है। कॉपी में आप लिख के चलेंगे, सोच रहे गलती कर देंगे, इससे अच्छा है कि इस तरीके से कीजिए, सही रहेगा। क्योंकि आपकी इच्छा है जैसे आपको सही लगे। चलिए, ये नोट हो गया सबका। अब देखिए इसमें दो चीज़ और बता रहा हूँ मैं। पहला ये कि इसको रख देते हैं, हटा देते हैं, ये अपनी इसलिए भी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी लाइन जैसे एक्सेप्ट नेम एरर, ठीक है। अगर आपको नेम एरर आपका आया है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कोई भी एरर में कि एक्सेप्ट नेम एरर या फिर एक्सेप्ट टाइप एरर कोई भी एज, फिर कोई भी वेरिएबल का नेम, मान लीजिए मैं एन लग देता हूँ, एन, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एन को प्रिंट करता हूँ और मैं इसको जबरी यहाँ पर नेम एरर कराता हूँ, मैंने ये लिख दिया। अब नेम एरर अगर होगा,
देखिए क्या होता है। देखिए अब नेम एरर क्यों अकर हुआ, उसका जो रीजन था वो प्रिंट हो जाएगा आगे। डिस्क्रिप्शन आगे लिखा था कि नेम जे इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, नेम एरर या जो भी एरर है उसके आगे आप एज एज कोई भी वेरिएबल का नेम लगा दीजिए और वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। तो टाइप एरर में लगा देता हूँ मैं एज पी। ठीक है, आपकी मर्जी आप कैसे लगा सकते हैं। मैं पी कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं आई प्लस एच। और यहाँ पर टाइप एरर होगा, ये देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से आप उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं कि एरर क्यों आया है। इस तरीके से बस एज लगाओ और आगे वेरिएबल का नेम लिख दो। ठीक है, और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण, ठीक है, अगर आपको नहीं पता, जैसे अगर आप इस तरीके का ब्लॉक यूज करना चाहते हैं जो सारे एरर को एक साथ हैंडल कर लेता है, कोई भी टाइप का हो, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप टाइप लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, आप नेम एरर टाइप एरर या कोई भी टाइप का एरर आप सीधे एक वर्ड लिख सकते हैं एक्सेप्शन। एज कुछ भी लिख दो वेरिएबल करें, मान लीजिए ई लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ई लगा देता हूँ और ये सब हटा देता हूँ ताकि कोई भी एरर होगा तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई भी एरर होगा तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा। देख सकता हूँ, देखिए तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इन जनरल सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक अगर आपका है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज वेरिएबल का नेम दे दीजिए तो वेरिएबल प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक टाइप के एरर के लिए भी कर सकते हैं और इन जनरल जो आपके सारे एरर को कैच करता है उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाक से। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करके चैट में डन लिख देंगे। डन भी क्या, आप लोग तो डी लिख दिया, मैं समझ जाऊंगा। टाइम के वेस्ट करना, फटाफट टाइप कर दिया जल्दी ताकि टाइप फटाफट एक्टिव रहे। ये पूरा पूरा नोट मत किया कीजिए, ये तो सिर्फ एक पॉइंट बताया ना मैंने, तो एक पॉइंट नोट कीजिए। सिर्फ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ही ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ इतना नोट कीजिए, मतलब इतने थोड़ी ना है, जल्दी लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए, पूरा नोट करना चाहिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी जरूरत भी नहीं है पूरा नोट करने की। तो कॉल गया, चलो कॉल। चलो बढ़िया। अब देखिए आप मल्टीपल एरर्स भी कैच कर सकते हैं। मल्टीपल एरर्स कैसे, मल्टीपल एरर्स ऐसे, अगर आप यहाँ पर लिखना मान लीजिए एक्सेप्ट नेम एरर। ठीक है, ये जो हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नेम एरर आएगा तो इसके अंदर का कोड करो, टाइप एरर आएगा तो दूसरा वाला करो, ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हर एक एरर को हम लोग अलग तरीके से हैंडल कर सकें। ये कैसे हमारा क्या रीजन है, ऐसे नहीं कि हम लोग को प्रिंट कराना है, अगर सिर्फ प्रिंट ही कराना हो कौन सा एरर है तब तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ही से प्रिंट करा लो। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अलग अलग एरर को अलग अलग तरीकों से हैंडल कर सकें। तो अगर आपको दो ऐसे एरर हैं जिनमें आपको सेम तरीके से हैंडल करना है तो आप उसके लिए दो बार कोड क्यों लिखेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, और क्या लिख दीजिए, दूसरा एरर आपको और कौन सा एरर इसी कैटेगरी में चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट, अब अगर नेम एरर आए चाहे टाइप एरर आए, ठीक है, प्रिंट ई गलत है एक्चुअली तो एरर ई में एरर क्या होगा, इसको आप ये भी कर सकते हैं आगे ऐसी। देखिए अब ये कौन सा एरर है, पेपर टाइप एरर है। ठीक है, और मैं नेम एरर करके दिखा देता हूँ आपको, नेम एरर कर देता हूँ। देखिए नेम एरर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप एक दो तीन जितने भी चाहे कस्टम मतलब एरर्स को एक साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कैच करने के लिए, और आपको सारे एरर के लिए सेम ही काम करना है तो। ठीक है, लास्ट में अपना एक्सेप्ट लगा लीजिएगा दोबारा, इस तरीके से पॉसिबल है। इसको लिख दीजिए कॉमन आके एक दो तीन एरर भी दे सकते हैं आप। जल्दी से चलिए नोट हो गया होगा। अब इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ ना, मान लीजिए मोड नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए यहाँ पर मॉड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉड्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉड्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए आप मॉड्यूल्स।
ठीक है, देखिए अब इस चीज को आप एकदम ध्यान से समझिएगा कि मॉड्यूल के टॉपिक के जस्ट बाद, ठीक है, कुछ बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू होगा, यानी ऊप शुरू होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग को पता ही है। जरूरी तो है ही, उससे इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाती है कि मॉड्यूल्स में, क्लासेस में, फाइल्स में, पैकेजेस में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ, एकदम क्लियर समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हेडिंग ले लीजिए मॉड्यूल्स, ठीक है, हेडिंग होगी मॉड्यूल्स। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना अच्छी से? कौन रिकॉर्ड कर रहा था? अभिलाष? ठीक है। तो मॉड्यूल्स में आप डेफिनेशन में सिंपल एक पॉइंट लिख दीजिए कि नॉर्मल पाइथन फाइल्स, ठीक है, नॉर्मल पाइथन फाइल्स। मेरा एक फोल्डर है टेम्पररी, इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैं मॉड फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रखता हूँ फाइल डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ। यहाँ पर एक पाइथन फाइल मैंने क्रिएट कर ली, यहाँ पर दिख रही है आपको। इस तरीके से जो नॉर्मल पाइथन फाइल्स होती हैं उनको ही मॉड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। अब इनको स्पेसिफिक इनका कुछ काम होता है तो मॉड्यूल्स बनती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल पाइथन फाइल्स ही मॉड्यूल्स होती है, ठीक है। मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना बताता हूँ पहले मैं आपको, फिर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको बताया था इंपोर्ट, आप लिखेंगे इंपोर्ट टाइम, टाइम एंटर किया, यहाँ पर मैंने लिखा था ना टाइम डॉट स्लीप, मान लीजिए यहाँ पर 3 सेकंड लिखता हूँ, ठीक है, 3 सेकंड रुका रहेगा प्रोग्राम, फिर 3 सेकंड बाद उठाएगा। देखिए ये इंपोर्ट कैसा मैंने, तो इंपोर्ट मतलब कुल मिला के पहले से बने बनाए कोड, ठीक है, पहले से बना बनाए पाइथन फाइल जिसमें कोड बना हुआ है, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके। और इंपोर्ट कैसे होता है? इंपोर्ट कीवर्ड से, ठीक है। आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखिए और फिर मॉड्यूल का नेम लिख दीजिए, ठीक है, आपका जो है इंपोर्ट जाएगा। उसके बाद आप मॉड्यूल नेम करके उसका कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक। इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, पहले लिख दीजिए इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल पैकेज का नेम, ठीक है, तो इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम, ये आपका सिंटैक्स हो गया इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। ये लैपटॉप भी भगवान जरूर पे है, चलिए नोट कर लीजिए इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका इंपोर्ट करने का। इसका इसमें प्रोग्राम कर खोल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, आपका इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पर टाइम, ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा था, टाइम डॉट स्लीप कर रहा था, ठीक है। तो ये फंक्शन था एक, मेरी मर्जी से मैं कॉपी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपका मान लीजिए मॉड्यूल करने बहुत बड़ा है, जैसे इंपोर्ट टाइम का बहुत बड़ा नाम है, ऐसा कुछ है, तो आप बार बार अगर अपना कोड बहुत छोटा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट किया, टाइम किया, आगे लगा दीजिए एज, ठीक है, और फिर भी वेरिएबल नाम लिख दीजिए शॉर्ट में से एज टी लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप करूँ, यहाँ खैर मैंने इंपोर्ट कर लिया था ऑलरेडी, तो मैं क्लोज करता हूँ दोबारा, तब होगा ये। मैं इंपोर्ट करता हूँ टाइम एज टी, तो कहता हूँ टाइम डॉट टी, ये रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं टी डॉट स्लीप करूंगा ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को कस्टम नेम के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल का नाम था टाइम, तो मैंने टी कर दिया, ठीक है, तो ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल को, ठीक है। ये नोट कर लीजिए दूसरा तरीका। तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं आप मॉड्यूल्स को, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल्स मतलब दूसरी पाइथन फाइल्स, ठीक है। जैसे फाइल वन डॉट पी वाई है तो ये भी एक फाइल है, ठीक, ये भी एक फाइल है, ये भी एक मॉड्यूल है, ठीक। तो मॉड्यूल के अंदर बहुत होगा, मॉड्यूल के अंदर तो एक ही फंक्शन तो होगा नहीं, बहुत सारा फंक्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने किया यहाँ पर इंपोर्ट किया टाइम को और टाइम डॉट स्लीप किया, यानी टाइम मॉड्यूल, यानी टाइम वाली जो पाइथन फाइल है उसके अंदर एक स्लीप मॉड्यूल तो वो होगा फंक्शन, उसको मैंने कॉल किया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन हो, एक से फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इस नॉर्मल तरीके से कि इंपोर्ट या टाइम को, आपने पूरी फाइल इंपोर्ट कर दी, तो फाइल के अंदर जितने फंक्शन थे सारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सारे की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता था कि आपको सिर्फ स्लीप यूज करना है, टाइम के अंदर सिर्फ स्लीप थोड़ी होता है, बहुत सारा कुछ होता है, फिर इसमें पता था कि आपको सिर्फ स्लीप ही यूज करना है, तो आप इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पर फ्रॉम टाइम,
इन टाइम में से क्या करो, इंपोर्ट स्लीप, ठीक है। कॉमा लगा के यहाँ पर और भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं। मैं स्लीप लिखता हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं सिंपली से स्लीप लिख के यूज कर सकता हूँ। और मुझे टाइम डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट टाइम लिखने पे पूरा टाइम इंपोर्ट हो रहा था, तो मुझे टाइम डॉट में बताना पड़ा, मुझे ये बुलाना है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि फ्रॉम टाइम, टाइम के अंदर से स्लीप को इंपोर्ट कर लो, उससे स्लीप ही डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया, तो अब मैं स्लीप को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई टाइम डॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम मेरे पास अब है ही नहीं, और मेरे पास सीधे स्लीप फंक्शन ही आया है, सिर्फ इतना ही पार्ट मेरे पास आया है इंपोर्ट के प्रोग्राम में। इस सबका स्पेस बचेगा, स्लीप बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको क्या यूज करना है, तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट करने की आदत डालनी चाहिए। फालतू में बहुत लोग, बहुत ज्यादा प्रोग्रामर्स ऐसा कर लेते हैं कि से ओएस मॉड्यूल की जरूरत है पूरा इंपोर्ट ओएस कर देंगे, आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतना इंपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये कौन सा तरीका था? ये तरीका था आपका फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन 1 फंक्शन 2 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आप कस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 नोट कर लीजिए जल्दी से, और कॉल करने का तरीका भी नोट कर लीजिएगा। ऊपर मेरे को नाम डॉट लगाना पड़ा था और यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा था, वो भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, रुका हुआ मैं किया। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं, उसको नोट भी करना है। एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, रैंडम, मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, इंपोर्ट हो गया। रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, देखिए अभी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ, बाद में मेथड बोलूंगा, पर डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया इसलिए मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ा है समझ में आ रहा होगा जो बोल रहा हूँ मुझे। तो देखिए इंपोर्ट के मैंने रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, ठीक है, यानी रैंडम इंटीजर जनरेट करो। ये फंक्शन एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है दिए हुए उसके बीच से रेंज के, तो मैं 4 का लिखता हूँ, तो मुझे इसमें एक रैंडम इंटीजर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइथन में रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ये भी नोट कर लीजिए कि बहुत जगह इनपुट करने को पड़ेगा, ठीक है, ये एक मॉड्यूल होता है इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, इसको इंपोर्ट मैं इस तरीके से भी कर सकता था, मैं करता कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, पता कि मेरे को सिर्फ रैंड इंटीजर ही फंक्शन यूज करना है, ऐसे कर देता। अब मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, हो गया डायरेक्टली। अब मेरे को रैंडम डॉट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही तरीका हो गया इंपोर्टिंग वाला, ये कि इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये वाला मॉड्यूल नोट कर लीजिए, रैंडम मॉड्यूल का रैंड इंटीजर फंक्शन दिए हुए 2 इंटीजर के बीच या उसको इंक्लूड करते हुए, देखिए इसमें बॉर्डर वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, 4 भी और 7 भी, कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट ही दे देगा, ठीक है। इंपोर्ट पांडा था यहाँ, तो आपकी मर्जी है, पीडी लिखना है जो लिखना है वो लिखिए। मॉड्यूल तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप करते करते जिंदगी बीत जाएगी, तो वो याद जरूरत नहीं। जितना आपके काम के मॉड्यूल होंगे, खासकर इस पूरे उसमें क्या नाम है डिप्लोमा वाले में, तो आपको साइबर सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल बताए जाएंगे, डेटा साइंस और ये सब नहीं बताया जाएगा। तो ये नोट हो गया अब तक, नोट हो गया, चैट में लिख दीजिए डन, डी डी डन जो लिखना लिख दीजिए अभी तक। ये सब आप नोट्स एकदम अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीज जल्दी एकदम याद होगी नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक इंपोर्ट करने का 4-5 तरीका है, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस वाले तरीके से इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट रैंडम का फायदा क्या था कि आपको सारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो जा रहा है, आपको टेंशन नहीं है, आप फ्री में आराम से यूज कर सकते हैं। नुकसान क्या था, आपको बार बार रैंडम डॉट ऐसे लिखना पड़ रहा था, बोले आप कस्टम वेरिएबल कीजिए, आप कुछ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का फायदा क्या था कि आप स्पेसिफिकली कोई एक चीज इंपोर्ट करिए, ठीक है, और उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए बार बार रैंडम डॉट लिखे बिना। लेकिन क्या पता आपको, मान लीजिए प्रोग्राम में बार बार जरूरत पड़ रही है, तो आपको एक एक करके बार बार लिखना पड़ रहा है, कॉमा कॉमा लगा लगा के, आप भूल जा रहे हैं कि वो कितने फंक्शन की जरूरत थी। ऐसे में अगर आपको ये दोनों ही तरीके के फायदे चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए, तो इनका एक मिक्स तरीका हो गया। मिक्स तरीका क्या होता है? मिक्स तरीका है कि फ्रॉम रैंडम, बता देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्टेड है। मिक्स तरीका क्या होता है? मिक्स तरीका ये होता है कि फ्रॉम रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट, यहाँ पे एस्टेरिक्स यानी स्टार लगा दीजिए। और इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम के अंदर जाओ और सभी कुछ इंपोर्ट कर दो। दिस लाइन इज इक्विवेलेंट टू दिस लाइन,
ठीक है। बट एक डिफरेंस है, ये लाइन इसके बराबर है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट आप फंक्शन को कर रहे हैं, तो आपको कॉल करने के लिए, अगर आप कॉल करना चाहें तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना मॉड्यूल का नेम लिखे, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये देखिए बिना किसी रखे, तो आपका दोनों ही सुविधा सॉल्व हो गया, आपका सब कुछ इंपोर्ट भी हो गया, आपको बार बार रैंडम डॉट लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इससे आपका प्रोग्राम इजी बन जाएगा। ठीक है, ये तरीका से मिक्स तरीका था, इसको भी नोट कर लीजिए, और ये हर बार नोट कर लीजिएगा साथ में कि कॉल किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट तरीका था, नोट कर लीजिए। हो गया सबका नोट? हो ही गया होगा सबको। शुरुआत में मेरे ख्याल से 20-25 से इस सेशन में बोल रहे हो या फिर एकदम स्टार्टिंग से बोल रहे हो? अच्छा, ये स्टार्टिंग तो 11-12 ही थे, ऐसे कुछ थे, 12-13-16 हुए। तो ये जितने लोग ज्वाइन किए, ज्यादा लोग लीव नहीं किए हैं। और वही है कि ज्वाइन ही आजकल हम कर रहे हैं ना, बल्कि उल्टा होता है, सैटरडे को थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं लोग, संडे को मेरे ख्याल से सो रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं वही जाने लोग। वरना अक्सर तो सेशन के बीच पहुंचते पहुंचते 25 तक या 23-24 तक तो चली जाती है। हम्म, तभी आ ही रहे हैं भाई। अभी तो और कमाएंगे, अभी अभी जो ध्यान से इसमें कर लेगा, जो ध्यान से कर लेगा इसमें से, वो तो फिर आएगा। जो ध्यान से नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्लास नहीं करेगा, आगे उसको फिर समझ में नहीं आएगा प्रोजेक्ट के बाद, फिर वो लोग भी क्लास से भागेंगे। अभी और कम होने वाला है, देखना है उसी कौन रहता है आखिरी तक। चलिए, तो फिर अब कस्टम मॉड्यूल्स बात कर लेते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर सब टॉपिक डालिए कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल्स। देखिए, अभी तक हमने बात किया था मॉड्यूल्स के बारे में, कि हमने क्या किया था, जो पहले से बने बनाए मॉड्यूल्स थे, जितने भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे थे बिना किसी दिक्कत के, मैंने कहा था इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, और हाँ, एक और चीज आई थी, आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं कॉमा लगा के, इसको भी नोट कर लीजिए। मुझे रैंडम भी चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए, ठीक है, तो मैं एक साथ कॉमा लगा कर सकता हूँ, ठीक है, एंटर करूंगा तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि ये जो मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट किया है, ये पाइथन में बने बनाए हैं पहले से। ठीक है, ये ऑफिशियल मॉड्यूल्स हैं, पाइथन अपना यूज करते हैं तो पाइथन के साथ ही आते हैं। ठीक है, पहले से बना बनाए। अब आप कस्टम मॉड्यूल्स खुद के भी बना सकते हैं। ठीक है, खुद के कैसे बनाएंगे? मैंने पहले बताया कि मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, उसी को मॉड्यूल कहते हैं। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ यहाँ पर, VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, तो मेरा एक फोल्डर है मॉड। ठीक है, इस मॉड फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की, फाइल डॉट py। इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ मॉड डॉट py। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मॉड डॉट py को मैं एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ। कैसे? मैं मॉड डॉट py के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, ये फंक्शन का नाम है हेलो। और मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर हेलो। ठीक, ये फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है। अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये कुछ क्यों नहीं होगा, कि फंक्शन मैंने कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, सब कुछ सही है अभी तक। अब मैं फाइल डॉट py में आता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मॉड डॉट py में कोड लिखा है और फाइल डॉट py में आता हूँ, और दोनों सेम लोकेशन में है, मॉड फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैं फाइल डॉट py के अंदर लिखता हूँ इम्पोर्ट और मॉड। ठीक, अब मैं लिखता हूँ मॉड डॉट हेलो, ऐसे ब्रैकेट डालता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, वही मैंने समझाया कि मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते, सिंपल वही फाइल्स होती हैं। एक मिनट, हाँ, आगे। हाँ, तो वही बता था कि देखिए, नॉर्मल फाइल्स ही होती हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या थी, मॉड डॉट py, इसको इस पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया,
दूसरे फाइल में जो सेम लोकेशन में थी उस पर उसी फाइल का नेम यहाँ .py ने लिखा है मैंने, उस फाइल को इम्पोर्ट वर्ड लिखा मैंने, इम्पोर्ट हो गई, ठीक है। और फिर उसी फाइल के नाम से डॉट लगा के मैंने आगे फंक्शन का नाम लिखा जो फंक्शन इस फाइल में था, हेलो फंक्शन था, ठीक है। तो हेलो फंक्शन यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। तो मॉड्यूल का नेम लिखा, मॉड्यूल का नेम मतलब फाइल का नेम, क्योंकि फाइल ही मॉड्यूल है आपकी, तो इम्पोर्ट कीजिए मॉड्यूल और फाइल का नेम यानी मॉड्यूल का नेम डॉट, आप कोई फंक्शन का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कस्टम मॉड्यूल। इस तरीके से कस्टम मॉड्यूल बनते हैं। इसी एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और ट्राई करके देख लीजिए आपको रिटर्न करना है तो, ठीक है, ट्राई कर देख लीजिए। खुद का देखिए, आप खुद का एक करेंगे ना, मतलब यहाँ पर मोड पे में अपना फिलहाल तो मैंने सिंपल सी लिखी है हेलो, आप इसको पूरा अच्छे से बनाएंगे, बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद में सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए और अपने नए कोड में बार बार अपना जो भी आपको चाहिए पूरा लिख लीजिए, खत्म हो जाएगा पूरा। आपको एक ही जगह सब कुछ नहीं लिखना होगा, देखो, ठीक है। ये बेसिकली इसका यूज इसीलिए होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैं अब करा के दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए आप एक मॉड्यूल बनाते हैं की लॉगर का, ठीक है। एक अलग से आप मॉड्यूल बनाते हैं जो आपकी की लॉगिंग में हेल्प करता है, ठीक। तो उस मॉड्यूल को आप अपना कोड में सेव कर लीजिए। अब आप जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे आप अलग अलग टाइप के मालवेयर बनाएंगे, तो आप उन सब में अपने की लॉगर के मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट कीजिए, यूज कीजिए और आपका काम खत्म। आपको बार बार वही कोड कॉपी पेस्ट करके अपना कोड बढ़ा के कॉम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वही कोड आप जितने भी प्रोग्राम में चाहे इंपोर्ट कीजिए और यूज कर लीजिए आराम से, ठीक है। इसलिए आपको ये मॉड्यूल का यूज होता है। चलिए, तो कस्टम मॉड्यूल्स की बात हो गई। अब देखिए दो तरीके के मॉड्यूल बता दिया मैंने। पहले जो बिल्ट इन थे, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट लिखा था आ गए, जैसे इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट रैंडम, जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं, वो थे आपके इनबिल्ट मॉड्यूल्स, ठीक है। ये आपके थे कस्टम मॉड्यूल्स जो आपने खुद बनाए हैं। तीसरे आते हैं कस्टम मॉड्यूल्स जो लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, आपके लिए। आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, फिर आप कह सकते हैं कि एक टूल होता है जिससे आप बाहर के बने हुए बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो पहले से बने हुए हैं, जो पाइथन के साथ नहीं आते, पर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो उनका काम होता है कि अपने साथ यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, या तो मेरे में इंस्टॉल्ड है, अभी मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट टाइम, कोई एरर नहीं आया। लेकिन एक और मॉड्यूल होता है रिक्वेस्ट। अगर मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एरर आएगा, क्यों, मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि रिक्वेस्ट नाम का इनबिल्ट कोई मॉड्यूल नहीं है। तो अगर आपको बाहर से मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, जो बहुत सारे पाइथन के साथ आते हैं, मतलब पाइथन की लाइब्रेरी में आते हैं, उसका आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए आप, होगा ये, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। यहाँ पर आप सिंपली दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पाइथन आप डैश एम लिख दीजिए, ताकि लिनक्स में अगर आपको करना है तो आप पाइथन 3 या पाइथन 2 जो भी है वो डैश एम लिख दीजिए, और आप विंडोज में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे? पिप लिखिए, पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल का नेम मान लीजिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, लिखिए पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, तो एंटर कर दीजिए, डाउनलोड इंस्टॉल हो गया। एक बार ही आपको करना है, ये आपको हर कोड में नहीं करना है, क्योंकि ये डाउनलोड करने की चीज है। एक बार हम लोग इंस्टॉल हो गई, इसको क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी भी कोड में अपने कहीं से भी किसी भी लोकेशन से अगर आप इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, ये इंपोर्ट हो जाएगा बिना किसी एरर के, ठीक है। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ। ये मॉड्यूल फिर हम लोग आगे यूज करेंगे। कहने का मतलब बस ये था कि इस तरीके से आप एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तीन तरीके के मॉड्यूल बताया मैंने, पहला इनबिल्ट, दूसरा कस्टम जो हमने बनाया खुद की फाइल से, तीसरा जो लोगों ने डेवलपर्स ने बना के रखा है, एक्सपर्ट डेवलपर्स ने, वो वाला, ठीक है। तीनों टाइप के मॉड्यूल समझ में आ गया, और तीनों तरीके के मॉड्यूल्स को यूज करना, इंपोर्ट करना समझ में आ गया, और नोट भी हो गया। चैट में बता दीजिए नोट हो गया, सबको समझ में आ गया तीनों तरीके के मॉड्यूल्स का वर्किंग और एवरीथिंग। तीन लोग का आंसर क्यों आया? बाकी लोग 16 लोग हैं। कस्टम वाला नहीं समझा, सही समझ रहा हूँ कस्टम वाला। देखिए कस्टम वाला यही था कि जैसे आप जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स थे आपके, ठीक है ना, जो आपके इनबिल्ट मॉड्यूल्स थे जो पहले से पाइथन के साथ आए हुए हैं, जैसे कि मैंने किया इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, ये सब मॉड्यूल्स पहले से सेव रहते हैं, ठीक है, इससे डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाते हैं। ये सभी फाइल्स ही होती है, कुछ और नहीं होते हैं। जो आप पिप से इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी कस्टम ही होते हैं, ठीक है, वो किसी ने बनाए होते हैं, इसलिए वो भी आप ऐसे कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको अपने खुद के बनाने हैं तो आप एक फोल्डर के अंदर आइए, इसमें मॉड फोल्डर है, इसके अंदर मैंने 2 फाइल क्रिएट की, एक mod.py एक file.py। और मैंने मान लिया कि mod.py पूरे मॉड्यूल बनाना है, तो मैंने क्या किया, mod.py के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया हेलो नाम का, बस, और ये कुछ नहीं कर रहा है। अब file.py से मैंने उसी लोकेशन था, मैंने लिखा इम्पोर्ट और मॉड, मैंने उसी फाइल का नाम लिख दिया इम्पोर्ट, तो वो मॉड्यूल बन गया, अब यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया, और फिर उस मॉड्यूल का नेम और उसका कोई भी फंक्शन मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस तरीके से। ये सिस्टम मॉड्यूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए, आपको दिखाऊं यहाँ पर, कोई पर्सनल डेटा दिख जाए इसमें यार, ये देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे मॉड्यूल्स पहले से हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ यहाँ पर, एक 16 मिनट है, रिक्वेस्ट भी थी मेरे से, हाँ साइड पर, ठीक है। ये देखिए आपके सारे मॉड्यूल्स यहीं पे हैं, बहुत सारे, ठीक है। पिप भी यहाँ पे है, और देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मैंने अभी अभी रिक्वेस्ट को इंस्टॉल किया था ना, ये देखिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल्स का भी फोल्डर आ गया, और ये देखिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर जितने भी पैकेजेस थे आपके वो थे, जितने भी मॉड्यूल्स थे उसके अंदर, ये देखिए आप इनके कोड को भी देख सकते हैं। ये किसी ने पूछा नहीं, पर इसलिए बता रहा हूँ, देखिए ये ग्रुप का कोड है, ठीक है। ये उसके अलग अलग फंक्शन थे जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, तो ये सब आपके स्टोर होते हैं एक लोकेशन पे। कहने का मतलब बस यही था कुल मिला के कि आपका ये भी फाइल्स ही होती हैं, ठीक है। बस ये एक ऐसी ग्लोबल लोकेशन पे है कि आप कहीं से भी इनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं, अपने मॉड्यूल बनाते हैं, तो वो आपके सेम लोकेशन पे होने जरूरी है, ठीक है। यही चीज था, कुछ नहीं था, समझ आ गया भाई। पहले माउस मेरा बड़ा दिक्कत कर रहा है, नेटिव। समझ में आ गया सबको ये चीज? चलिए बढ़िया, नोट भी हो गया बहुत चीजों का, चीजों नोट हो जाएगा एकदम बढ़िया से। टिप भी नोट कर लीजिएगा ना, टिप से कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम लोग बहुत करेंगे आगे, जो ऊपर नहीं है उसके आगे। चलिए, तो एक और चीज यहाँ पर दिखानी थी मुझे, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जिसे इस mod डॉट py फाइल में आता हूँ मैं, mod डॉट py, ठीक है। अब इस mod डॉट py में एक फाइल लिखता हूँ, प्रिंट हेलो। एक काम करता हूँ यार, इसको निकाल दूँ क्या पहले यहाँ से, देखिए mod डॉट py, ठीक है। इसमें एक फंक्शन है हेलो, जो हेलो प्रिंट करता है, जो कि मैंने कॉल नहीं किया है। तो उसके आगे एक और यहाँ पर बाहर लाइन है जो हाई प्रिंट करती है। अगर उसको मैं अभी रन करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ हाई प्रिंट होगा कि मैंने हाई किया, ठीक है। ये mod डॉट py के अंदर है। अब मैं फाइल डॉट py में आता हूँ, ठीक है। फाइल डॉट py में मैंने मॉड को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक। मॉड को इम्पोर्ट किया और हेलो को यहाँ पर सिर्फ हेलो फंक्शन को किया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा या हेलो हाई आएगा या सिर्फ हाई आएगा? हेलो आएगा, हेलो हाई आएगा या फिर हाई आएगा? सिर्फ क्या आएगा? एक और बार देखना है, कोड देख लीजिए अच्छे से। समझो इंपोर्ट किया है, हेलो फंक्शन को कॉल किया है, और मॉड्यूल के अंदर क्या था, एक फंक्शन था जो हेलो प्रिंट कर रहा है, और बाहर कोड में जो फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर से ही है, एक लाइन थी हाई, ठीक है। तो बताइए आउटपुट क्या आने वाला है, हेलो हाई दोनों आएगा, सिर्फ हेलो आएगा या आई आएगा? हेलो आएगा। और बाकी लोग हेलो, और 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 जो कॉन्सेप्ट, बाकी लोग आंसर आ गया, 16 लोग हैं भाई, आंसर कीजिए कम से कम। अरे तीन ही आंसर हो ही सकता है, या तो हाई आएगा, या तो हेलो आएगा, या तो हेलो आई दोनों आएगा। कम से कम कुछ तो आंसर कीजिए अपने हिसाब से, जो आपको लग रहा है। 4 ही 5 लोग का आंसर आता है हर बार, सबका आंसर चाहिए मुझे। बाकी लोग कहाँ गए? ऐसे ही कम लोग हैं आंसर। एक दो तीन चार पाँच छः सात,
17 लोग और 7 आंसर, 8 आंसर। ये कौन सी स्पीड में काम कर रहे हैं भाई? 3 ही आंसर हो सकता है, कुछ तो लिख दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए पाइथन तो फेमस है ही सरप्राइजेस देने के लिए, तो एक और सरप्राइज यहाँ पे देख लीजिए। मैं रन करता हूँ कोड बुक, तो ये देखिए हेलो भी प्रिंट हुआ और हाई भी प्रिंट हुआ, और उसमें कमाल की बात यह है कि पहले हाई प्रिंट हुआ और फिर हेलो प्रिंट हुआ। समझ रहे हैं? मतलब रन तो पहले ये मतलब प्रिंट तो दोनों ही हुआ, लेकिन पहले हाई प्रिंट हुआ और बाद में हेलो। तो अब अगर इसको देख के कोई समझाना चाहे, किसी को कुछ लग रहा हो कि क्यों हो सकता है ऐसा, क्या ऐसा क्या हुआ जो ऐसा हो गया, कोई समझाना चाहेगा? ट्राई कर सकते हैं आप लोग, गलत तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझाया नहीं मैंने तो गलत हो ही सकता है। ट्राई करना है कि नहीं वो बताइए, ट्राई कौन करना चाहेगा समझाने का? अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए कि क्यों ऐसा हो सकता है। और ये कोई गलती नहीं है, क्लियर कर दूं मैं, तो गलती मत पूछिएगा गलती कहाँ पे हुई है, ये होना ही था। कोई समझाना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा कोई? हाँ करिए, अनम्यूट का परमिशन है ना? हाँ करिए, ट्राई कीजिए। साथ साथ फंक्शन भी कॉल किया है ना हमने, मॉड्यूल तो मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फंक्शन कॉल किया, तो हेलो तो प्रिंट हो गया, पर हाई क्यों प्रिंट हुआ? हाई तो उसके बाहर था ना। ये जो हाई है, ये देखिए, ये हाई आपके फंक्शन के बाहर है, और आप ध्यान से देखें तो क्लियर कि हाई फंक्शन के बाहर है, अंदर नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर भी हो गया। ठीक है, हार्दिक आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना, ट्राई कीजिए आप। हाँ, जैसे अगर अपन ने एक मॉड्यूल कॉल किया तो मतलब मॉड्यूल के जो बाय डिफॉल्ट जो चीज़ है, जो फंक्शन के बाहर वाला जो बाय डिफॉल्ट चलना ही चलना है, तो वो वाला बैकएंड में चीज़ तो चलेगा ही। तो इस चक्कर में उसने हाई प्रिंट कर दिया और बाकी अपन ने अलग से फंक्शन तो बुलाया, तो फंक्शन का हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक, देखिए सही है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यही थी कि पहली बात कि फंक्शन जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई भी, तो इंपोर्ट करने का जो बिहाइंड द सीन है, वो उसका मतलब यही है कि वो उस पूरे कोड को रेंडर करके आपके कोड में डाल देगा एक तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जब आप फाइल डॉट पी से, चाहे आप हेलो फंक्शन कॉल करो चाहे मत करो, अगर आपने सिर्फ इंपोर्ट भी किया है, सिर्फ इंपोर्ट, तो ये पूरी फाइल इंपोर्ट होते वक्त जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले ही लाइन में इंपोर्ट होते वक्त पाइथन क्या करेगा, इस पूरी कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन चूंकि ये पार्ट एक फंक्शन है, तो फंक्शन बिना कॉल किए एग्जीक्यूट नहीं होता, तो रीड तो हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बाहर है, तो अगर आप इसको यहीं से रन करते हैं डायरेक्टली, तो भी आप हाई तो प्रिंट होगा ना आपका। उसी तरीके से जब आप यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते वक्त इस लाइन को रीड करते वक्त ये पहले इस फाइल में आएगा, यहाँ के पूरे कोड को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद वापस से आगे बढ़ जाएगा इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैंने जब इंपोर्ट मॉड्यूल किया और सिर्फ इंपोर्ट करते ही रन करूंगा मैं, तो वो भी हाई प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि mod डॉट py में हाई लिखा था, मतलब इंपोर्ट समझ लीजिए कि इंपोर्ट इज इक्वल टू रनिंग दिस फाइल। अब इस फाइल को रन किए जो आएगा वो इंपोर्ट करने का आएगा, क्योंकि इंपोर्ट करते ही आपका इंटरप्रेटर पूरे इस कोड को ही एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन फंक्शन तो बिना कॉल किए एग्जीक्यूट होता नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ हेलो को भी, तो ये भी चल जाएगा। अगर मैं मॉड्यूल के अंदर से ही कॉल कर दूँ, तब मैं इसको एक मिनट फाइल डॉट py में से जाके इसको मैं बस बस इंपोर्ट कर दूँ, ठीक है, हेलो दोनों आ गया। ठीक है, तो mod डॉट py यानी मॉड्यूल में जो भी लिखा रहेगा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कीजिए, उसके अंदर जितने कोड लिखे हैं सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन कॉमन बात है, जो फंक्शंस हैं वो बिना कॉल के एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो बाहर की जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, ये रीजन समझ में आया सबको? बोलिए क्या स्पीड मिल रही है, सही है सही है, ऐसी एनर्जी के साथ लगे रहिए, बढ़िया है। देखिए, तो अब इसको अवॉइड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा मॉड्यूल है, तो हो सकता है मुझे इस मॉड्यूल को यहीं से रन करना हो, मतलब मुझे मॉड्यूल को रन करना हो, मेरे को ये कोड लिखना भी है, चाहिए भी, लेकिन अगर मैं इसको कहीं इंपोर्ट करता हूँ, तो मुझे उसका स्पेसिफिक पार्ट चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पूरा पार्ट मिल जाए, मुझे ये सब फालतू चीज नहीं चाहिए, मतलब ये नीचे फालतू चीज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको चीज को दिखाता हूँ यहाँ पर कमाल की चीज। मैं हाई को हटाता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट में करता हूँ एक वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, उसको मैं इस प्रोग्राम को यहीं से रन करता हूँ। फिर देखिए क्या वैल्यू आई, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन आई। ठीक है, और अब यही चीज अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ और रन करता हूँ, फिर देखिए मॉड लिख के आ गया। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये समझाता हूँ क्लियर एकदम अच्छे से। दो फाइल है आपकी, फाइल डॉट पी वाई, मॉड डॉट पी वाई। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल है। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल है जो फाइल डॉट py में इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इस चीज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है,
ये समझ आए, इधर से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये वाली चीज घुस जा रही है इस वाली चीज में, ठीक है, इंपोर्ट हो रही है। जब आप इसको भी इंपोर्ट करता हूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद दोनों ही फाइल में एक एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ लेता हूँ, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। इस वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं करते, इस वेरिएबल को पाइथन डिफाइन करता है। ये चेंज कैसे होती है? ये चेंज ऐसे होती है कि जब ये वेरिएबल किसका है, ये वेरिएबल दोनों में ही रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं किस वाले की बात कर रहा हूँ, mod.py में जो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कब क्या होगी? जब आप file.py को रन करते हैं, ठीक है, और उसमें mod.py को इंपोर्ट करते हैं, तब आपकी इस चीज की वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपके मॉड के बराबर, ठीक है, मॉड्यूल के नेम के बराबर। और जब यही चीज आप मेन फाइल से रन करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? ठीक है, कहने मतलब क्या, एक फाइल थी आपकी mod.py जो एक मॉड्यूल थी, ठीक है, अगर आप mod.py को डायरेक्टली रन करते हैं बिना कहीं इंपोर्ट किए, तो इसके अंदर अगर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो ये आएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, यही छप के आएगा, ठीक है, यही आना ही चाहिए, यही आएगा, ही पाइथन यही आने ही देगा, चाहे नहीं देगा, ठीक है। तब जब आप इस फाइल को डायरेक्टली रन करते हैं, और अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर देते हैं और उस दूसरे फाइल से रन करते हैं, तब आपका नेम अंडरस्कोर में मॉड यानी जो भी इसका नाम है वो आ जाएगा। तो ये हमारे इस काम आएगा कि हम लोग यहाँ पर चेक लगा देंगे। चेक कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा मॉड्यूल था जिसमें मेरे को ये फंक्शन इंपोर्ट करना था और मुझे हाई भी प्रिंट करना था, ठीक है, मुझे हाई भी प्रिंट करना था। तो मैं क्या करूंगा, मुझे हाई तो प्रिंट करना है कब, जब मैं इस फाइल को डायरेक्टली रन करूँ, तो मुझे सिर्फ हाई चाहिए, लेकिन जब मैं इसको दूसरे में इंपोर्ट करूँ तो मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद मुझे सिर्फ हेलो फंक्शन चाहिए, मुझे हाई वाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेलो फंक्शन चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो हाई प्रिंट हो जा रहा है। इसकी जगह क्या करूंगा, mod.py में एक चेक लगा दूंगा, क्या चेक, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, देन ओनली एग्जीक्यूट दिस लाइन। मतलब क्या, मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम मैं डायरेक्टली रन करूंगा, यहाँ पर हाई प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रन किया है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम में अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन ही रहेगा किसी भी कीमत पे, ये ट्रू हो गया, ये रन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज file.py में जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट करते वक्त जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा, इंपोर्ट करते वक्त रन करने आएगा, तो इस टाइम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फंक्शन तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये एरिया फॉल्स हो गया, ठीक है, जब ये एरिया फॉल्स हो गया तो हाई प्रिंट नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूल को रन करूँ, file.py पे से अंदर इंपोर्ट करूँ, तो भी हाई प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। समझ में आ गया? इस चीज में भी तो कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे समझाने की कोशिश किया मैंने। समझ में आ गया सबको ये? जिस फाइल जो फाइल खुद ही मॉड्यूल है, अगर आप उसी को रन करते हैं उसी के अंदर पे रिपीट, चलिए ठीक है, देखिए आपका ये था मॉड्यूल mod.py जिसमें एक फंक्शन था हेलो, ठीक है, एक फंक्शन था आपका हेलो, और इसमें एक लाइन थी हाई प्रिंट करने के लिए, ठीक है। जब इस फंक्शन को, जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे डायरेक्टली यहीं पे इन कर दिया मैंने, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के बराबर ही होगी, क्योंकि आपने इसी फाइल को रन किया है, ठीक है, तो हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अगर इसी चीज को आप दूसरी जगह इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मॉड्यूल, तो क्या होगा, तब जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के बराबर नहीं रह जाएगी, तो फंक्शन तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कॉल न किया जाए, रेस्ट जो कोड बचा है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हाई प्रिंट नहीं होगा, ठीक। तो जितना पार्ट हमको चाहिए सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? हम सबकी कर दीजिएगा, डाउट ना रह जाए इसमें। चलिए अब देखिए, एक मैं अच्छी बात अगर आप लोग को बताऊं, अच्छी चीज फायदेमंद क्या है कि इसमें अगर प्रॉपर डाउट रह भी जाएगा तो रन चाहिए, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये थोड़ी कुछ बता रहा हूँ ना कि उस आपको नहीं कुछ अच्छे से आता हो और ये सबको बहुत अच्छे से नहीं भी आता, तो ये आप पाइथन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है भी नहीं डायरेक्टली, और इसमें ये सब की कोई जरूरत है नहीं। मतलब आप चाहें तो आप एक ही फाइल के अंदर पूरा कोड लिख दो, बस वही है कि आपका थोड़ा मेसी हो जाएगा और क्या। आपको वही कोड अलग अलग जगह लिखना पड़ेगा, आप कई जगह इंपोर्ट नहीं कर सकते, पर आपकी जो यूजेबिलिटी और थोड़ा आसानी कम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको एकदम ही क्लिक करोगे तो आप उसके लगे रहे, सीखना जरूर चाहिए, ठीक है। लेकिन पाइथन में इसके बिना भी काम हो जाएगा। और जनरल हैबिट लोगों की यही होती है कि लोग डायरेक्टली इतने कोड में लिख देते हैं जो लिखना होता है। ये सब जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, पर हाँ जरूरी है। अगर आप इन सबको यूज करना सीख गए तो आप बहुत छोटे छोटे और इफेक्टिव कोड बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो है वो क्लैरिटी बहुत अच्छा रहेगा कोड का, आप समझ में आएगा बाद में अपने कोड देख के कि क्या कैसे किया था मैंने। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करना है। सर इंपोर्ट हेलो फ्रॉम वर्ड भी कर सकते हैं ना, अगर हाई प्रिंट नहीं करना है तो देखिए देखिए आप ये कर सकते हैं कि इंपोर्ट हेलो फ्रॉम मॉड। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ ये चीज। देखिए जैसे यहाँ पर ये मॉड है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ लाइन को। हेलो है, हाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्या, मॉड, ठीक, फ्रॉम मॉड इंपोर्ट हेलो। तो इंपोर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मॉड हटा दिया। ये आप कर सकते हैं, जितने भी इंपोर्ट तरीके कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको रन करेंगे तब देखिए कि आपका हाई भी आ रहा है। क्यों, मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही बस ये वर्ड पढ़ा जाएगा कि इंपोर्ट हेलो, तुरंत इंटरप्रेटर भागेगा। और ये क्या नाम है, सॉरी, इंपोर्ट जब अब देखा जाएगा कि मॉड से इंपोर्ट करना है, तुरंत इंटरप्रेटर भागेगा, इसके इसको पूरा एक बार रेंडर करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद सोचेगा कि आपको कितना हिस्सा चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें ये चीज हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर एक और फंक्शन कर दें, से प्रिंट कर रहा है से, आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, देख देता हूं उसको, तो आप से को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरीके से सिर्फ हेलो इंपोर्ट किया है तो आप से को कॉल नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी लाइन नॉर्मल लाइन थी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। पाइथन एक बार तो पूरा रीड करेगा ही, और इसमें से जो जो उसको चाहिए सिर्फ उसका उठा लेगा। क्या चाहिए, सिर्फ हेलो चाहिए, सिर्फ हेलो उठा लेगा। लेकिन एग्जीक्यूट तो पूरा ही करेगा, रीड तो पूरा ही करेगा। तो हाई किसी कीमत पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप मॉड्यूल्स बनाते हैं बाद में यूज करने के लिए, तो आपको जो मैं चेक लगाया था इफ वाला, वो चेक लगाना ही चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, वरना कुछ तरह हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ सबको समझ में आ गया, सबका लिखा गया सबका? ये सही है कि यार पॉइंट मैं लिखवा दूं कि समझ में आ गया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वाला चेक क्यों करना था, सबको समझ में आ गया है कि लिखवा दूं? यस, मतलब समझ में आ गया कि लिखवा दूं, ये बताइए ना। ये ठीक है, नोट कर लियो तक, सब नोट कर लिए, नोट कर लिया। When run then executed जब लिख लीजिए। सॉरी, गलती से लीव हो गया था। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ, इसका मैं सब नोट कर लीजिए। when executed, ठीक है, every python file has a अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर है, वेरिएबल। ठीक है, when run every python file has a अंडरस्कोर नेम वेरिएबल। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है स्ट्रिंग के बराबर। ठीक है, बराबर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, बट इफ दैट फाइल is imported anywhere and being executed from there, then its value
will be the मॉड्यूल name, ठीक है। but we use this check because whenever a module is imported all of its code gets executed at the time of importing, ठीक है। but the functions as we know don't get executed unless called, so that part is safe, but rest part will get executed। लीजिए पूरे टाइटल लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। नोट करने के बाद डन लिख दीजिएगा यहाँ पर। और ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं नोट कर लिया कुछ चीजें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है तो नोट कीजिए, आप अपने वर्ड नोट कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। जो कॉपी पेस्ट वाले हैं उनका तो वही गया होगा, बाकी कंप्यूटर जो कर रहे हैं कॉपी कर लीजिए, चैट पे लिख लीजिए अपनी, और जो पेन से लिख रहे हैं वो लिख लीजिए फटाफट, वो काम उसमें देगा, इसका हो जाएगा डन लिख देगा। वो लिखा हो गया, बाकी तो फटाफट करनी, विंडो का हो गया। बाकी लोग क्यों बताओ गया, बाकी लोग कीजिए फटाफट कीजिए। सेशन 1 बजे चलेगा ना वैसे, तो दिक्कत नहीं है ना, किसी को बताया गया था, शायद बताया नहीं गया था, लेकिन आधा घंटा लेट शुरू हुआ है, 1 बजे तक चलेगा, दिक्कत नहीं है ना किसी को। 12:15 हो रहा है, 1 बजे तक चलेगा सेशन, को दिक्कत नहीं है ना किसी को, चैट में जिब्बत। मेरा बच्चे तो मैं और ज्यादा ले लूँ सेशन, लेकिन वही दिक्कत है कि फिर एक साथ बहुत सारी चीजें दिमाग में घुसेंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। बस ये ना है, बस ये ना है। और उसका टाइम है क्या बस जाने का, किसी तरह है बस जाने का, स्विगी करना है, दिक्कत है मतलब लोगों को।
तो फिर क्या किया जाए? साढ़े 12 तक छोड़ दिया जाए या फिर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में? क्या किया जाए, जैसे आप लोग बोलिए, क्योंकि इन्वेस्ट छोड़ने का तो कोई वो नहीं बनता, वो जरूरत नहीं है वो करने की। रिकॉर्डिंग से आप देख लीजिएगा या फिर हम लोग छोड़ दें फिर 12:30 तक, जैसा आप लोग कहें। चलिए ठीक है, ये 12:30 भी छोड़ देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक सीधे बाद में शुरू करेंगे, आज हम इसको करने से मतलब भी नहीं है। नोट हो गया ना सबका? ये इसको कर देता हूँ। लोग भी कम ही है, 14 लोग हैं, तो बंदी कर देते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम से आएंगे तो अच्छे से होगा। फिलहाल पहले 15 मिनट और है बाकी, अभी कवर कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। ये नोट हो गया सकता। अब देखिए, मैंने भी क्या बताया वो बताऊँ मैं। यहाँ पर टेम्पररी के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था मॉड, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। मॉड फोल्डर ओपन करता हूँ। उसमें मैंने 2 फाइल क्रिएट की थी, फाइल डॉट पी और मॉड डॉट पी, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था, ठीक है, वीएस कोड में, जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर। ये मॉड फाइल थी, ये मॉड फाइल थी, ये पाइथन फाइल थी, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ध्यान दीजिए कि पाई कैश नाम का फोल्डर मैंने नहीं बनाया, ठीक है। जब आप मॉड्यूल की तरह कोई फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बन जाएगा, ठीक है। रीड कर देंगे खुद बन जाएगा वापस से जब आप रन करेंगे, ठीक। तो इसको सोचना नहीं है इसके बारे में। दूसरी चीज, अभी तक मैंने ये क्या बताया, ये थे आपके मॉड्यूल्स, ठीक, ये थे आपके मॉड्यूल्स। अब देखिए, अब मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, इसका नाम रहेगा, नाम रख दूंगा मैं पैकेज, ठीक है, पैकेज। अब देखिए, एक हायरार्की होती है, जो होता है सबसे पहले पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर रखे होते हैं मॉड्यूल्स, क्लासेस, फंक्शन, ठीक है। ये आपकी बेसिक हायरार्की है, इसमें बीच में कोई भी चीज मिसिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अभी आपको क्या समझना है, ये समझना है कि पैकेजेस ढेर सारे हो सकते हैं और उन पैकेजेस के अंदर ढेर सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर मॉड्यूल्स तो आपको पता ही है, मॉड्यूल का पाइथन फाइल इसको उठाता हूँ फिलहाल के लिए। तो पैकेजेस मतलब ढेर सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन, ठीक है। मॉड्यूल क्या थे, मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्रिएट नहीं हुआ एक्चुअली, तो मॉड्यूल में क्रिएट करूंगा यहाँ पर एक, यहाँ पर काम करते हैं पैकेज को। देखिए, पैकेज फोल्डर दिखा है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पैकेज फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, इसका नाम ही मैं रख दूंगा मॉड्यूल, ताकि आपको समझ में आए, मॉड्यूल डॉट पी वाई, ठीक। अरे यार फोल्डर में गया तो, हाँ, फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मॉड्यूल डॉट पी वाई, ठीक है। एक फाइल क्रिएट कर ली इसके अंदर मैंने, इसमें एक फंक्शन है हमारा सिंपल हेलो। ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हेलो बोल के पिक्चर बैठ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन है, सेव कर देता हूँ उस फाइल को। और एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, यार फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ दोबारा, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ मेन डॉट पी वाई या प्रोग्राम डॉट पी वाई करते हैं, प्रोग्राम डॉट पी वाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा पैकेज है, ठीक है। पैकेज के अंदर 2 फाइल है, प्रोग्राम डॉट पी वाई और मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि ये आपका है ना पैकेज फोल्डर, इसके अंदर मॉड्यूल और प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम को कट करके, ठीक है, बाहर पेश कर दे रहा हूँ, देखिए समझिएगा इस चीज को अच्छे से। ये आपका प्रोग्राम डॉट पी वाई है और ये आपका पैकेज है, ठीक है। ये तो पैकेज है, पैकेज के अंदर एक फाइल है मॉड्यूल, यानी एक मॉड्यूल है, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को इसके अंदर डाल दूं तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस पैकेज को एक मॉड्यूल का कलेक्शन बनाना चाहते हैं, कलेक्शन, तो आप कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको यहाँ पर एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैसी एम्प्टी फाइल, पाइथन फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए, जिस लोकेशन पे आपका था, ठीक है, यानी डेस्कटॉप पे आपका पैकेज के अंदर एक आपको एम्प्टी फाइल बनानी पड़ेगी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। ये इस नाम की आपको एक एम्प्टी फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने एम्प्टी फाइल, कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट पी वाई, ठीक है, ये आपकी एम्प्टी फाइल। अब ये फाइल बनाते ही पाइथन समझ जाएगा कि ये फाइल जिस भी फोल्डर के अंदर है वो पूरा फोल्डर ही एक पैकेज है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारा अब क्या हुआ, हमारा ये पूरा फोल्डर एक पैकेज बन चुका है, ठीक है। अब ये पूरा फोल्डर क्या बन चुका है, एक पैकेज बन चुका है। पैकेज मतलब क्या, देखिए पैकेज मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें से ये माउस आपका ये पैकेज है, आपका प्रोग्राम कहाँ पर है हमारा, प्रोग्राम डॉट है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, पैकेज का नेम, पैकेज का फोल्डर का नेम, यानी फोल्डर का नेम पैकेज है, ठीक है, पैकेज नाम रखा है हमने, पैकेज इंपोर्ट पैकेज डॉट, ठीक है। इसके अंदर बताना पड़ा कि आपको पैकेज में से कौन सा मॉड्यूल चाहिए, तो हमको पैकेज के अंदर से मॉड्यूल नाम का मॉड्यूल चाहिए। अब आपका मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, ठीक है, इंपोर्ट पैकेज डॉट मॉड्यूल, यानी पैकेज नाम के पैकेज के अंदर से मॉड्यूल नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कर दो। ये तो मैंने नाम रखने के लिए, ये समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने पैकेज और मॉड्यूल नेम रख दिया है, पर नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करो पैकेज नाम का पैकेज और उसमें से मॉड्यूल नाम का मॉड्यूल, ठीक है। अब आप यूज कर लीजिए आराम से मॉड्यूल डॉट हेलो फंक्शन इसके अंदर। हाँ सॉरी, देखिए इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा इंपोर्ट किया है तो पूरा लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट पैकेज डॉट मॉड्यूल डॉट हेलो, ठीक है। जब इंपोर्ट किया तो वो करना पड़ेगा, तब यहाँ पर हेलो होगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए एज एम कर लीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पैकेज भी बना सकते हैं। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ढेर सारे मॉड्यूल, कि जब आप अपना बनाएंगे तो आप ढेर सारे एक पैक बना लेंगे, उसमें आप अपना 5-6 मॉड्यूल बना लेंगे, बाद में जितने कोड बनाएंगे आप डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करके उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल्स और आपका कोड मिक्स अपना हो जाए, इसके लिए आप पैकेज रखते हैं। पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल बना सकते हैं, ये एक बनाया है, इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज क्लियर हो गया आपको? अरे यार जल्दी बता जा भैया, प्राइवेसी की तरह तेजी रहती है अभी तक। तो पैकेज समझ में आ गया आपको? पैकेज समझ में आ गया? हाँ भाई, रिकॉर्डिंग में था ना, दिक्कत हो जाती। बाकी लोग का आंसर आया, बाकी लोग ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना, कि मैंने लिखा था कि फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, सॉरी फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, फिर फंक्शन का नाम लिख रहे थे, उस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या एक बार नोट लिख देता हूँ पी हो जाए आपको। जैसे मैं लिखवा रहा था आपको, इस तरीके से इंपोर्ट करने का तरीका, फ्रॉम मॉड्यूल को नेम, मॉड्यूल के नेम से क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट फंक्शन का नेम इंपोर्ट कर रहे थे। उस तरीके से आप फ्रॉम और पैकेज का नेम करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा। तो अगर आपको डॉट तरीका नहीं, डॉट वाला तरीका पसंद नहीं है, तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये सब तरीका नोट कर लीजिएगा। ये समझ आएगा क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? कोई डाउट किसी को कहीं भी? ये पर पैकेज भी सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स मतलब पाइथन फाइल सिंपल, पैकेजेस मतलब ढेर सारी फाइल जिस फोल्डर के अंदर है, फोल्डर को ही पैकेज करेंगे। जैसे फोल्डर का नाम भी मैंने पैकेज रख दिया है, अब मैं इसको रीनेम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पैकेज का नाम मान लीजिए मैं रख सकता हूँ फैमिली, ठीक है, फैमिली पैकेज का नाम है फैमिली, ठीक। फैमिली पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डॉग, ठीक। तो ये मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आप दिखाना चाहते हैं कि फैमिली के अंदर बहुत सारे तरीके के प्रजाति रहेंगे, डॉग भी रहेगा, मेल रहेंगे, फीमेल रहेंगे, तो उनमें से एक डॉग वो है, ठीक है, मॉड्यूल आपका, ठीक। तो आप जब कोड खोलेंगे, कोड के अंदर आप लिखेंगे सिंपल क्या, आप लिखेंगे कि डॉग, सॉरी फैमिली पैकेज में से कुत्ते को इंपोर्ट कर लो, डॉग को इंपोर्ट कर लो, ठीक है, एज बी कर लीजिए मान लीजिए। तब आप कुत्ते की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, डॉग की कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो होता है।
कोई फोल्डर पैकेज है, ये पाइथन को कैसे मालूम चलेगा? ये चीज पाइथन समझ पाए, इसके लिए आप जो भी फोल्डर को पैकेज बनाना चाहते हैं, उस फोल्डर के अंदर आप एक एम्प्टी पाइथन फाइल बना देंगे, जिस फाइल का नेम रहेगा ये दिखा रहा हूं, जिस फाइल का नेम रहेगा आपका डबल अंडरस्कोर इन इट, ठीक है, डबल अंडरस्कोर डॉट py। ये फाइल एम्प्टी रहेगी, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। इस फाइल को आप बना के छोड़ देंगे इस फोल्डर के अंदर, वो पूरा फोल्डर पाइथन समझ जाएगा कि पैकेज है, ठीक है। और ये पाई कैसे डॉक्यूमेंट बन रहा है, देख ही रहे हैं, तरीके बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का पैकेज वर्क करेगा, पैकेज डिफाइन होगा, ठीक। समझ में आ गया पैकेज? सबको समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक से, क्योंकि हम लोग अभी शुरू नहीं करेंगे, डाउ नोट्स मतलब, चलिए हाँ, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक चल रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। टाइपिंग एरर, समझा नहीं क्या चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 4-5 मिनट बचा है, 3-4 मिनट बचा है, तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ थोड़ा मोटा, इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ये कोई इंसान चाहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसने पहले से की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा, जो जिसने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो, जिसने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो, कोई बताना चाहेगा? सी वाले, जावा वाले, C++, ये तो बताना चाहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोई लैंग्वेज तो पढ़ी होगी ना इसमें लोगों ने, अपनी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बेसिक डेफिनेशन नहीं चाहिए, कुछ भी बोल दीजिए उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स में क्या होता है। यूज्ड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, नहीं मतलब ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम तो बिना ऊप्स के भी हो जाएगी ना। हाँ ट्राई करिए, हाँ जी ट्राई कीजिए, तो उसमें क्या होता है वो बताइए मुझे। इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कोई क्लास वगैरह बना लिया, तो मतलब उसके वजह से समझ लो कि अपन को कोई ऑटोमेशन वगैरह देनी है, तो वो भी अपन इसके थ्रू कर सकते हैं। और मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे उन्होंने कहा, तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर होता है, कोई क्लासेस वगैरह बनाते हुए। तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब सीधी बात वही है कि कोई भी चीज को, कोई भी प्रोसेस को, कोई भी कोड को एक अलग तरीके से मॉडल करना क्लासेस और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या होते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा, उसको चिंता नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस इस सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एक मुझे क्लैरिटी देनी थी आप लोग को, कि अगर आप जैसे आप लोग से पूछा जाए कि जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाने ही पड़ते हैं, जो पाइथन में अभी तक मैंने आपको कुछ क्लासेस बनाया है ना, ऑब्जेक्ट बताया है, फिर भी हम लोग इतनी जल्दी पाइथन कवर कर चुके हैं, पूरा बेसिक कवर हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब बस ये कहने का यही था कि जो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जैसे जावा, उसको अगर उसमें आपको सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखना है, तो उसके लिए पहले आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, मेन फंक्शन, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो बहुत लंबा कोड होता है उसका, सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने का। लेकिन पाइथन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सीधे प्रिंट लिखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही था कि ऑब्जेक्ट प्रिंट प्रोग्रामिंग मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि पाइथन ऑब्जेक्ट प्रिंट प्रोग्रामिंग नहीं है और है भी। इसको अगर आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर क्लियर नहीं मिलता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं। इसका क्लियर आंसर ये बनेगा कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, पर उसको सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको अपने प्रोग्राम में चाहे एक ही लाइन लिखना हो, आपको पूरा क्लास, पूरा फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी वो मजबूरी है, जैसे जावा में, ठीक है, वो आपकी मजबूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा, उस केस में उस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें आपको ऊप्स यूज करना ही पड़े। लेकिन पाइथन में ऐसा है कि अगर आप चाहिए तो यूज कीजिए, अगर आप नहीं चाहिए तो मत यूज कीजिए। तो पाइथन इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आपको कोई पूछता है, इस पर बहुत सवाल बनते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं। जो कोई नहीं बोल देता है, फिर उस पर लोग बोलते हैं कि लेकिन पाइथन में तो ऊप्स होता है। और जो हाँ बोल देता है, फिर उसमें कहता है कि लेकिन हमारे कोड में तो क्लास वास है ही नहीं। इसका आंसर यही था कि जावा और बाकी लैंग्वेजेस कुछ टाइप किए थे, उनमें आपको ये सब करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, उसके बिना आप लिख ही नहीं सकते अपना कोड। उसको कहा जाता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जो लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज में जरूरी नहीं है, जैसे पाइथन में जरूरी नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट भी करता है, मतलब उसमें पूरा उसका कॉन्सेप्ट है, आप पूरा लगा सकते हैं, पर वो आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में वो सपोर्ट हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लिखने के लिए पूरा करना पड़ता है, वही बात है, वही यही था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा टफ टॉपिक है, और है एक्चुअल में टफ, थोड़ा समझने में इसमें थोड़ा बहुत लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि कम से कम इस 5 दिन में टास्क में शायद दूंगा, पूरा
कवर कर लेना कि रियल में सबसे कठिन टॉपिक अगर कहेंगे अब तक में से तो ऊप्स ही होने वाला है। इतना कंफ्यूजन है कि इसको सीखने में कंफ्यूजन आती है, ठीक है, याद रखने को दूर की बात, सीखने में कंफ्यूजन आती है। तो इस और खास करके मैं कहूंगा कि पाइथन का ऊप्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। पाइथन हर लैंग्वेज से इजी है, लेकिन पाइथन का ऊप्स कंफ्यूजिंग है। इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि बाकी लैंग्वेज में ना आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि या तो होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि करना ही है। इसमें क्या है कि होगा भी और उसके बिना भी होगा। बहुत सारे ऊप्स में भी आपको ऐसे केसेस फंसेंगे जहां आप कुछ चीज यूज करेंगे, आप समझेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, बाद में आपको चलेगा कि वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऐसे बहुत केस आने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग रहने वाला है वो रियल में। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा सिस्टम जितना भी है, अगर आपको कुछ नहीं समझना है तो पूरा देख लीजिए, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं समझना है आपको देख लीजिए, आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक नहीं बनना बोला बात है, वो ट्राई करते रहना, लेकिन आपको बेसिक कम से कम पूरा क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या कैसे काम करता है, ये क्लियर होना चाहिए पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा एकदम अच्छे से, वरना कंफ्यूजन जाएगी, थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा, कुछ नहीं समझ जाएगा। आराम से हो गया तो 1-1.5 सेशन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइनल प्रोजेक्ट ही बचेगा यार, फिर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने आप लोग को साइबर सिक्योरिटी वजह से भी करना है, नेटवर्किंग भी शुरू हो ही गया है आप लोग का। तो अच्छा एक चीज मैं बता दीजिए कि आपका जो भी नेटवर्किंग में या साइबर सिक्योरिटी में जो भी हुआ है अब तक, इसमें ऐसी चीजें हुई है क्या, वेब रिक्वेस्ट के बारे में पढ़े हैं आप लोग, वेब रिक्वेस्ट के बारे में, पोस्ट के बारे में, गेट गेट पोस्ट ये सब रिक्वेस्ट और पोस्ट के बारे में पढ़ लिया आप लोग, क्योंकि ये सब यूज होने वाला है। और नेटवर्किंग का तो खैर आपका अभी शुरू हुआ है ना, तो आप लोग को वो सब क्या में पढ़ा है अभी तक, जैसे एआरपी हो गया, एआरपी के बारे में पढ़े आप लोग, मैक एड्रेस क्या वो पढ़ा है, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस सब ये सब हुआ है छोटा मोटा बेसिक। हाँ लग गया, ठीक है चलिए, क्योंकि इनके बेस्ड टूल्स बनेंगे कुछ कुछ, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन पहले से पता रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। नहीं रहेगा अगर पता कोई ऐसा टॉपिक जो आगे रहेगा तो फिर मैं बता दूंगा, मजबूरी रहेगी तो, ठीक है। चलिए तो सेशन को एंड कर देते हैं यहीं पे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, सब लोग एकदम कंप्लीट कर लेना, 5 दिन का टाइम है, कोई भी एक भी लक्ष्य नहीं रह जाए, चलो भेज जाए। जिनमें कि आप ये क्वेश्चन बेस्ट कर देते हैं वो ग्रुप पे डाल दीजिए, मतलब 5-6 दिन में बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, मैं खुद से बना के अक्सर डालता हूँ क्योंकि गूगल पे अगर मिल जाएगा तो मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। इसीलिए मैंने भी पैटर्न वाला गया था, वो पैटर्न वाला कई लोगों ने ट्राई भी किया, अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वही बात है कि जब तक सर ने नहीं बोला, किसी ने कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, तभी लोग अटेम्प्ट कर रहे थे 3-4-5 लोग मुश्किल में। हाँ मल्टी थ्रेडिंग होगा, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होगा, मल्टी थ्रेडिंग होगा, लेकिन ठीक है मल्टी प्रोसेसिंग वही चीज रहेगी आसपास की, थोड़ा सा रोल नहीं दूंगा, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा डीप में होगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं 2 चीज बनाएंगे, एक तो हम लोग ब्रूट फोर्स टूल बनाएंगे, जिसमें हम लोग, मैं कोई मान लीजिए चूंकि ये यूट्यूब पे जाएगा नहीं, तो Z5 की वेबसाइट पे करके दिखा दूंगा आप लोग को, हम लोग टूल बनाएंगे जो बहुत जोर से स्पीड पे ब्रूट फोर्स करेगा। ब्रूट फोर्स तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, आपको ट्राई करना, ठीक है। तो वो बनाएंगे हम लोग, मल्टी थ्रेडिंग से बनाएंगे, और कोड स्केलर बनाएंगे, तो उसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने का, तो बड़ी सेटिंग होगी। और आगे जाके जब वो बनाएंगे हम लोग, क्या नाम है, ऐसा टूल जो सिस्टम को हैक करने के लिए, मालवेयर, तो उसमें मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए भी मल्टी सेटिंग का इस्तेमाल रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आगे ऐसा टाइम होने वाला है कि आपकी 2.5 घंटे की जो क्लास होगी ना, पूरे क्लास में सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनेगा, इतना लंबा लंबा बनाएंगे। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा लॉजिक और पूरा बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजन रहेगा कि अगर 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, कम से कम तुरंत कोड करते वक्त आप लोग एकदम फोकस से लगे रहेंगे तो समझ में आना चाहिए, इसके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए, अगर अभी क्लियर नहीं होता ना मुझे मजा आएगा ना आप लोग को आएगा, मुझे क्या है, मैं तो पहले बना रखा था फिर बना दूंगा, मुझे मजा आएगा ही नहीं कोई, तो समझ में आता है, सामने से लोग इंटरेस्ट करते हैं तो मजा आता है, और आप लोग को भी फायदा होगा तभी। तो मैं इसलिए लिख रहा है, ठीक है कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सेशन एंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए अविनाश, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, लीव कर दीजिए आप लोग, दिक्कत नहीं है, थैंक्स ज्वाइन करने के लिए।